हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी ने एनालिसिस का टेस्ट अटेंड किया और आपको कैसा लगा? टेस्ट का लेवल प्रॉपर क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिले। उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स तो आपको आएंगे ही। और न्यूमेरिकल्स में आपको केवल फार्मूला यूज करना होता है और वैल्यूज रखनी, और एक वैल्यू जो नहीं दी है उसको फाइंड आउट कर लेना। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है और इसमें क्वेश्चंस हमने किए और ज्यादातर क्वेश्चंस वही मिले आपको जो भाई अपन ने क्लासेस में कवर किए हुए थे। इसके अलावा मान लो कोई क्वेश्चंस एडिशनल है तो वो हमने दिया इसलिए है कि भाई वो आपका कवर हो, इसलिए वो क्वेश्चंस दिया गया और सभी क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ अवर एग्जाम ही सेट किया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा डिस्कशन। जो भी क्वेश्चंस हैं उनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन, और साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा अपन को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। हाउ कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ये ऑप्शंस को कैसे कैंसिल करें हम और हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम एक बार में ही करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। सबसे बेटर ये है कि आप वहां पे आपको एलिमिनेशन रूल फॉलो करना होगा। एलिमिनेशन मतलब ये क्वेश्चन में जो रॉन्ग रहता है उसको हटा दो तो ऑटोमेटिक करेक्ट आएगा, इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो ट्रांसमिटेंस था। तो इसका सिंपल सा होता है। ट्रांसमिटेंस मतलब ये है, कोई भी सैंपल है अगर हमारा, इसका सभी बच्चों पे आंसर बन गया होगा। ये अपना जो क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी सेक्शन का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो यहाँ से जो रेस रहती है ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है। ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाती है और ये हमारी ट्रांसमिटेड रे हो जाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पर जो भी पार्ट एब्जॉर्ब होगा वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हम समझते हैं अच्छे से। तो हमको पूछा गया है ट्रांसमिटेंस का रेशो। ओके, तो ट्रांसमिटेंस का रेशो जो हम देखते हैं, ये ऑप्शन में क्या दिया गया, रेडियंट पावर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। ठीक है ना, तो यहाँ एब्जॉर्ब बाय द सैंपल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है ना, रेडियंट पावर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एंड रेडियंट पावर ट्रांसमिट बाय द सैंपल, ये रेशो है। ठीक है, सम ऑफ द पावर्स एब्जॉर्ब एंड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड की कोई कहानी नहीं होती किसमें, हमारे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यहाँ पर डी ऑप्शन में रेडियंट पावर ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल, ठीक है ना, एंड इंसिडेंट ऑन द सैंपल। तो यही है हमारा रेशो रहता है कि जो आपका ट्रांसमिटेंस होता है ये सीधा सीधा जितना भी हमारा ट्रांसमिटेड रे है और जितना हमने इंसिडेंट किया है उसका रेशो ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसमिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें देखो ए ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो एब्जॉर्ब वाला लिखा है तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर कोई सम जैसा तो है ही नहीं। अगर मान लो आप ये भी भूल गए एग्जाम में कि किसका है भाई, किसका रेशो होता है, इंसिडेंट का होता है ट्रांसमिटेड से कि ट्रांसमिटेड का इंसिडेंट से होता है, तब भी आपको बनेगा। और मान लो एग्जाम में आप भूल भी गए किसका रेशो होता है, तो ट्रांसमिटेंट जो होता है, ये ट्रांसमिटेंट से ऊपर आपको जो ट्रांसमिटेड रे है वही लेना है और I0। मैं तो कहता हूं यहाँ टी लगा लो तो आपको दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर मान लो एब्जॉर्बेंस अपन से पूछते हैं तो वो लॉग वैल्यू में रहती है, लॉग I0/I होता है, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है लेकिन उसका लॉग फॉर्म में रहता है। दिस इज द एब्जॉर्बेंस। तो आपको ये दोनों फार्मूले मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों फार्मूले अपन को आना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है वो सेम है। अब बच्चा सोचेगा सर ये P/P0 क्या है, तो यहाँ बेटा P जो ले रहा है वो आपका इंसिडेंट हो गया। यहाँ पर वही हमने I0 के फॉर्म में आपको बता दिया और ये जो I के फॉर्म में बता दिया, और जो P0 है वो हमारा इंसिडेंट रे है, ये ट्रांसमिटेड रे है। तो आपको कोई भी सिंबल मिले उससे डरने की जरूरत नहीं। आप ऊपर याद रखिए यहाँ पर जो हमारी ट्रांसमिटेड रेस रहेंगी, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या रहेंगी हमारी इनसे। अब आप सोचोगे सर ये ट्रांसमिटेड इंसिडेंट क्या होता है, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो आपने यहाँ पर आपके पास सपोज फोटोन है, फोटोन को मैं रुपीस बोल देता हूँ कि हमारे पास 100 रुपीस है। 100 रुपीस मतलब ये हमारे 100 फोटोन, इतनी लाइट हमने अप्लाई की तो ये हमारी इंसिडेंट रे हुई। और यहाँ पर जो निकल के आए भाई हमारे पास, जब हम घर वापस आए मार्केट से तो 70 रुपीस हमारे जेब में थे, तो 70 फोटोन, ठीक है, यहाँ पर आ गए। तो ये आपका जब हुआ यहाँ पर, ये हमारी इंसिडेंट रेट थी, हमारे पास 100 फोटोन थे। ट्रांसमिटेड कितने हुए हमारे, हमारी ट्रांसमिटेड रेट में कितना आया, 70 फोटोन आया। तो 30 कहाँ चले गए भाई, 30 हमने मार्केट में कोई सामान को खरीदा। तो यूवी में क्या होता है, जो भी सैंपल रहता है उसने 30 फोटोन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसमें स्कैटरिंग वगैरह नेग्लेजिबल होती है, तो उसको ने 30 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब आपको ये चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। इंसिडेंट रेस क्या होती है, जो हमने सैंपल पर अप्लाई किया उनको इंसिडेंट रे बोलोगे आप।
अब जितना पार्ट सैंपल में एब्जॉर्ब हो गया उसको एब्जॉर्बेंस बोलेंगे, और भाई जो निकल के चला गया दूसरी साइड तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका है, यही मेन आपका क्या होता है, सेक्शन होता है। तो आपको इन तीनों चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है, ये क्लियर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने को ये न्यूमेरिकल है, भाई जो बच्चा सोचेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, तो देखो इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ। इन्होंने अपन को सबसे पहले ऐसे लिखता जाया करो, वेवलेंथ की वैल्यू दे दी है कितनी हमको, 4000 एंगस्ट्रॉम दे दी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, आंसर गिवन इन द किलो मोल, किलो पर मोल हमको आंसर देना है। ठीक है ना, इसमें इनने हमको एच की वैल्यू भी दे दी है, एच की वैल्यू इन्होंने दे दी 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड दे दी। जूल सेकेंड रहता है तो आपका 34 रहता है, ये अर्ग सेकेंड दे दिया इन्होंने हमको। स्पीड ऑफ लाइट सब सेंटीमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर 2.9 या 3 लिख सकते हो आप सीधा, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको सब कुछ दिया है, हमको निकालना क्या है, हमको एनर्जी निकालना। तो बेटा आप फार्मूला अच्छे से जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, Sc/λ होता है। तो ये इक्वेशन ही तो आपको फॉलो करना है, यहाँ पर आपको सब वैल्यू रखना है, ये वैल्यूज आप रखेंगे तो अपना आंसर हमारे सामने आएगा। तो इसमें आपका ए आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद, वो कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूं पूरा। यहाँ पर देखो आपका ये हमारा इक्वेशन था, इसमें आपको इवन यूनिट भी चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी दिया है उन्होंने परफेक्टली दिया है। अगर ऐसा दिया होता, कोई सेंटीमीटर में दिया होता, मीटर में दिया होता, तो हमको यूनिट को इक्वल करना होता। यहाँ पे सब कुछ परफेक्टली है, यहाँ पर आपको बस एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में लेके जाना होगा। तो हम जानते हैं 4000 है, यहाँ पर 10⁻⁻10 है। ठीक है, ये तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में क्या रख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट को रख रहे हैं, तो हमको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर हमको पता है कि 4000 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर है। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो इसमें हमको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मीटर आपका लार्ज यूनिट है और सेंटीमीटर आपका स्मॉल यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट में जब भी कन्वर्ट करते हो तो जो डिफरेंस रहता है, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको यहाँ पर सीधा, अगर आपसे कोई पूछता है 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो 100 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो है ना माइनस पावर जो 10 है, वो उसमें से 2 आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो माइनस पावर 8 बचेगा। ये आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हमारा पूरा निकल के जाएगा अर्ग में। अब अर्ग में दिया हुआ है हमारे लिए इसमें। ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको करना है जो आपका किलो कैलोरी पर मोल में। तो मोल का आप जानते हैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, कि मोल जो होता है हमारा, जूल का जो कन्वर्जन होता है ये 4.1 इंटू 10⁻10 होता है, और ये आपका होता है, अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और अर्ग को हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फाइनल हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, 71 पॉइंट। तो इसमें इक्वेशन हमारा यही था, बस यूनिट कन्वर्जन के कारण थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेंड ना किया हो, लेकिन आप इनको इजीली कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की। देखो फार्मेसी स्टूडेंट के साथ ये बहुत बड़ा समस्या रहता है कि वो न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं करते, और न्यूमेरिकल से डरते। यही चीज अगर किसी फिजिक्स वाले बच्चे के लिए या मैथ्स वाला होता कोई, तो उसको ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आपका कन्वर्जन का रोल है, यहाँ पे केवल कन्वर्जन का रोल रहता है टोटल, उसका ध्यान रखना है हमको, ये पूरा आप पे बनेगा। ओके, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ये भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज 2.5। ठीक है, अब 2.5 माइक्रोन लिखा हुआ है, ये हमारी वेवलेंथ की वैल्यू दी है, उन्होंने हमसे वेव नंबर को पूछा हुआ है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो आपको क्या करना है, इसको अभी कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, 1/2.5 सब माइक्रोन में ही चलने दो अभी। ठीक है, यहां पर आपका रहेगा माइक्रोन, माइक्रोन है तो माइक्रोन में आपका 10⁻⁻6 होता है, यहाँ पे अपन कन्वर्ट कर दे उसको 10⁻⁻6 मीटर, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया इतना कन्वर्जन। अब आप यहाँ पे 1/2.5 को सॉल्व करें। 1/2.5 को अगर हम देखें तो 10/25, और ये माइनस के पावर है तो ऊपर किस में चले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे ये। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारा 25 जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 जाएगा। तो हम अगर वेव नंबर को देखेंगे तो 0.4 आएगा, ये 0.4 आ जाएगा आपका, और यहां पर है 10⁻6।
इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा बेब नंबर आएगा। अब इस बेब नंबर में ध्यान ही रखना, ये जो यूनिट है हमारी मीटर में है, ठीक है ना, हमारी मीटर में है, हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप ऑब्वियसली इसको 100 से डिवाइड करोगे। जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.4 इंटू 10 टू दी पावर क्या आएगा, 4 आएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहाँ पे 4000 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो, आप यूनिट कन्वर्जन भी नहीं जानते, तो इतना अगर आपको पता है 1 अपॉन होता है, तो अगर आप इसको भी सॉल्व कर लोगे ना मेरे भाई, तो ऑप्शन में कोई दम ही नहीं है इसके। 1 अपॉन 2.5, 10 अपॉन आपका आएगा 2 अपॉन 5, तो 5 4 जा 20 होता है, तो 4 आएगा। देखो 4 एक में ही दिया है। हाँ, ऐसा होता है यहाँ पर 4000 40,400 दिया होता है, तो फिर क्या होता, क्वेश्चन टफ था। बाकी ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये कन्वर्जन में भी टाइम बर्बाद नहीं करना आपको, क्योंकि आपको दिमाग से चलो, यहाँ पे 1/2.5 का आंसर चाहिए आपको, यूनिट का यहाँ कोई इशू है ही नहीं। और क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो बहुत दूर दूर है, तो आपको अगर हाँ ऐसा होता 4440, तो भाई आपको परफेक्टली कन्वर्ट करना होता, बट इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं हमारा, सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हमारा आंसर था। ये देखो, आपको इसको क्या होता है, जैसे इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बेटा, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कन्वर्जन में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो मैं ये कहता हूं, अपन को क्या करना है, 2.5 माइक्रोन है सबसे पहले, आपकी जब इच्छा है तब कन्वर्ट कर लो। माइक्रोन की वैल्यू समझते हो, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे तो ये -4 बचेगा आपका, जैसा मैंने बताया था सेम। ये आपका रहेगा यहाँ पर सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन इसमें 100 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 चल रहा है हमारा। अब इसको आपको 1 अपॉन फॉर्म में ले जाओगे तो यहाँ -4 है, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ऊपर 10,000 पहुंच जाएगा। इसका आंसर हमें पता है 0.4 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 4000 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन के कारण थोड़ा सा, बाकी मैं बोल रहा हूँ इसमें यूनिट कन्वर्जन का भी रिक्वायरमेंट नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं है। स्टार्टिंग में आपका मोरल डाउन करने के लिए न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी जीपेट का पेपर जब आप करोगे ना, तो ध्यान एक चीज रखना बेटा, अगर स्टार्टिंग में कोई टफ क्वेश्चन फंस गया, जैसे सिंथेसिस आ गया, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया, आईपीएसी नेम आ गया, या कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो उसको आप आगे बढ़ा करो भाई, आप उसको आगे निकाल दो। क्योंकि अभी अगर आपका ब्रेन इस पर ही फोकस कर जाएगा ना, तो पूरा मान लो भाई 3 न्यूमेरिकल थे, चलो 3 मत करो, 47 क्वेश्चन तो करना थे ना आपको। तो पहले अपन को क्या करना है, न्यूमेरिकल में नहीं फंसना है। हम पे जो इजी क्वेश्चंस थे, जैसे पहला इजी था एकदम, उसको करते, दोनों को छोड़ के आगे बढ़ते। जब हमारे इजी क्वेश्चंस कंप्लीट होते, फिर हम इस पर आते, और आराम से शांति से जब हमारे सब क्वेश्चंस हो जाते ना, तो हमारा ब्रेन एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है। और अगर मान लो कोई चीज है, जैसे आज चलो अपन पेपर कर रहे हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम पे ना बने ना 5-6, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है यार, कि हम पे तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो इसलिए तरीका ये होता है, फाइनल पेपर का या कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट लगाते हो आप, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रखो, आप कोशिश मत करो कि सीरियल मैनर में क्वेश्चन करना है। आप पर जो फर्स्ट बार में जो क्वेश्चन बन रहा है, एक बार देखने में जिसका आंसर आता है ना, वही सही होता है, और उसको ही करते चलो। भले 50 में से आप पे 10 बनते हैं, जब आप वो 10 कर लोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि यार हम पे 10 क्वेश्चंस तो बने। तो जब दूसरा राउंड आप लगाओगे तो आप पे और भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे, और टफ क्वेश्चंस को लास्ट में करना है। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन पूछा गया है, वेवलेंथ रेंज इन्होंने दे दी है हमको इतना, और हमको लाइट की, ये इजी क्वेश्चन है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। इससे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मेगा हर्ट्ज दे दिया है, मेगा का मतलब समझते हो 10 टू दी पावर 6 है हमारा, ये इसमें लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, समझ गए। तो इतना सा बस इसका कैलकुलेशन है, उसको आपको करना है। तो इसका आंसर आएगा 3.9। इसमें भी देखो, मैं वही चीज बोलूंगा, सीधा कैलकुलेशन होगा, आप यूनिट भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे ना, तब भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा 2.9 डिवाइडेड बाय 76 का आंसर यही आएगा, 3.9। इसके अलावा कुछ आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। सी हमको दिया हुआ है 2.9, ठीक है, हम तो कहते हैं इसको 3 मानो, 3 मान लो, और यहाँ पर इसका आपको 76 दिया है, ठीक है। 76 को मैं कहता हूँ 8 मान लो आप। तो अब इसको कर लो सॉल्व। आपको अगर 8 का टेबल पढ़ोगे, तो 8 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 32 आएगा, उससे डिवाइड तो होगा नहीं। तो 8 3 जा 24 होता है, तो 3 पॉइंट तो आपका आना ही आना है। तो देखो, इसमें 3 पॉइंट में केवल एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन था ही नहीं। मतलब न्यूमेरिकल केवल डराने के लिए दिए जाते हैं, उसमें आपका लॉजिक चेक किया जाता है। और जो बच्चा क्या करेगा, लॉजिक से नहीं करेगा ना, वो सोचेगा हम एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करते हैं, हम इनको कन्वर्ट करते हैं, हम पावर्स को डिवाइड करते हैं। भाई
पावर्स को डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब ऑप्शन में पावर सेम दिए। और जब आपको ये दिख रहा है यहाँ पर 7 है, 3 है, 5 है, हाँ ऐसा होता 3.7 है, 3.8 है, 3.6 है, तो भाई परफेक्टली सॉल्व करो। आपको अप्रोक्सीमेट भी आंसर निकालना, इस क्वेश्चन में मुश्किल से 30 सेकेंड लगने थे, लेकिन अगर आप आई की यूज ना करें ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस रखे, और अगर आप इसमें आई की यूज नहीं करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन है जिपैट के लिए तो ठीक है भाई, हमारे पास बहुत समय है, लेकिन नाइपर के लिए अगर आते हैं क्वेश्चन तो फिर अपन नाइपर वालों को बोलते हैं कि यार नाइपर के पेपर में तो उन्होंने न्यूमेरिकल रख दिए, बताओ हम कैसे करते, इतना समय कम था। यार उन्होंने कुछ नहीं पूछा आपसे भाई, मेरे इतना बस पूछा है कि 3/76 का आंसर कितना आता, बस उन्होंने ये पूछा आपसे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था 1.25 का 1.2.5 की आंसर क्या आएगा, बस ये पूछ रहे वो आपसे। भाई आपसे कह ही नहीं रहे कि आप फार्मूले लिखो, कन्वर्जन करो और सॉल्यूशन करो, ऐसा तो कुछ उन्होंने पूछा नहीं है अपन लोगों से। तो भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी अपन कर सकते हैं। ये पूरा परफेक्टली यहाँ पे किया हुआ है, यही फार्मूला है हमारा। इसमें एंगस्ट्राम को उन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी को सेंटीमीटर में रखा हुआ है, तो हमने एंगस्ट्राम को सेंटीमीटर में लिया, तो -10 की जगह क्या आ जाएगा, मीटर में -10 आता है, सेंटीमीटर में -8 आएगा, सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने कहा ना 6 तो पहले ही से मेगा के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो 6 इससे कम कर दो तो 8 हो गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने ऐसे रखे हैं न्यूमेरिकल वाले, तो आपको भाई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी। अब ये जो है ना अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखा है 2,3-डाइमिथाइलिन बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, ठीक है ना। इसका हमको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। पहले तो अपन समझते हैं व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है जिसपे मैक्सिमम क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना सी मैक्स को बोलते हो आप, सी मैक्स टी मैक्स, टी मैक्स वो टाइम होता है जिस पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन आता है ड्रग का। जैसे लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ की वैल्यू होती है जिस पे ड्रग सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो करती है। अगर हम लैम्डा मैक्स को सेट करके काम करेंगे ना तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत खुश रहेगा, अच्छी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मिलेगी हमको, ठीक है। तो वो होता है हमारा लैम्डा मैक्स। अब लैम्डा मैक्स को करना है कैलकुलेट, आपको ये दे दिया। अब एग्जाम में है भाई, हमारे पास सैंपल तो है नहीं ना, हमारे पास यूवी इंस्ट्रूमेंट है कि हम अपना कर्व बना लें इस तरीके से, और ये कर्व बन जाएगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ गई तो ये लैम्डा मैक्स हो गया। तो ये तो कहलाता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। कैसा है ये होता है दिस इज द प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, ये करना प्रैक्टिकली कैलकुलेट। अब हमारे पास नहीं है ना इंस्ट्रूमेंट, हमारा तो एग्जाम चल रहा है ना, हमको उनने स्ट्रक्चर दे दी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसके लिए एक रूल होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसको बोलते हैं वुडवर्ड फिशर रूल। क्या कहलाता है, वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। वुडवर्ड फिशर रूल की कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमको याद करना होती है, उनके कुछ बेसिक कंपाउंड होते हैं उनके हमको याद करना होते हैं। तो अब अगर इस कंपाउंड को देखोगे आप, ये जो कंपाउंड है इसका आंसर आपका 252 माइक्रोमीटर यहां दिया हुआ है। तो इसको अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो ये कुछ टेबल्स होती हैं वुडवर्ड फिशर रूल की। यहां पर अगर होमोएनुलर डाइईन है, एक ही होमोएनुलर डाइईन है, तो यहां पर आपका जो होमोएनुलर का मतलब हो गया कि एक ही रिंग के अंदर आपका कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये इस तरीके से होमोएनुलर डाइईन हो गया। हेटेरोएनुलर का मतलब क्या होता है, अलग अलग रिंग में, दो रिंग है हमारे पास, ये रिंग है, ये रिंग है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो ये हेटेरोएनुलर कहलाएगा। एलिसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन समझते हो आप लोग। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि आपका वो डबल अल्टरनेट है, इस तरीके से हमारे हैं, ये रिंग नहीं है उसमें, अल्टरनेट बॉन्ड आपके प्रेजेंट है, तो ये एलिसाइक्लिक कहलाता है। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, वुडवर्ड फिशर रूल कहता है हम केवल कॉन्जुगेशन को जानते हैं, अगर आपका कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो भैया सॉरी मैं नहीं निकाल पाऊंगा। देखो वुडवर्ड फिशर रूल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप यूवी करो, यूवी से लैम्डा मैक्स निकालो, आप निकालोगे प्रैक्टिकली, मैं आपको रूल दूंगा, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, उससे आप स्ट्रक्चर देख के भी कर सकते हो लैम्डा मैक्स। तो भाई उनने अपने लिए समस्या खड़ी कर दी ना स्टूडेंट्स के लिए, अब स्टूडेंट्स को ये सब याद करना होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो वैल्यू का हर बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिए रहते हैं। जैसे होमोएनुलर का 253 आपको याद करना है, हेटेरो का 215 होता है और एलिसाइक्लिक का 217 नैनोमीटर होता है। ये कहलाती है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू समझते हो, बेसिक वैल्यू है, ये पेरेंट वैल्यू है भाई, जो मेन आदमी है उसकी वैल्यू हमको याद करना है। अब उसके साथ में जो और लोग लगे हुए हैं उनको बोलते हैं इंक्रीमेंट्स बोलते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं इंक्रीमेंट। जैसे अल्काइल की नंबर, अगर अल्काइल जुड़ा हुआ है तो 5 नंबर दे देंगे। रिंग रेसिड्यू मतलब हमारा जो रिंग है ना उसका पार्ट, तो वो हो गया 5। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है भाई तो 5 नंबर देंगे। बाईसाइक्लिक कंपाउंड है कोई तो उसमें 15 जोड़ेंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए ये याद कर लेना कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके पास 2 रिंग है, अगर
तो उसमें हमको 15 ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहुंचते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, जो हमको क्वेश्चंस दिया गया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये कोई रिंग में तो है नहीं हमारा कॉन्जुगेशन, अभी कॉन्जुगेशन हमारा रिंग में नहीं है। आप बोलोगे सर बाजू में तो रिंग है, अरे बाजू में रिंग है, बाजू वालों के पास ऑडी है तो हमारे पास थोड़ी ना है ऑडी, समझ रहे? तो आपको जो जहां पर क्वेश्चन हो रहा, हमको कभी भी वुडवर्ड-फिशर रूल का कॉन्जुगेशन करोगे तो आपको कॉन्जुगेशन के अराउंड ही सोचना है। यहां पर आपकी कितनी भी रिंग लगी हो, कितना भी कुछ हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। यहां पर आपकी रिंग, हाँ अगर यहां पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता तो इसकी ओर हमारा ध्यान जाता, हमारा क्या यूवी एब्जॉर्ब होता, यूवी वही एब्जॉर्ब होता है जहां पर क्या होता है, सैचुरेशन होता है। तो भाई वुडवर्ड-फिशर रूल वाले ने भी यही कहा कि आपको भाई उसको ही सर्किल कर लेना है जिसमें क्या रहता है, आपका अनसैचुरेशन रहता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि ये देखना होता है ये जो कंपाउंड क्या है, आपका होमोएनुलर है, हेट्रोएनुलर है या एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक मतलब आप एसाइक्लिक, सीधा सीधा, ठीक है ना। एसाइक्लिक मतलब उसकी कोई रिंग नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई भी रिंग नहीं है, वो आपका एसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो एसाइक्लिक कंपाउंड की वैल्यू हमको अच्छे से याद है, ठीक है ना। एसाइक्लिक जो है हमारा, एसाइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग नहीं है इसके पास, बाकी दोनों के पास रिंग थी, तो इसकी वैल्यू 270 नैनोमीटर है बेस वैल्यू। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, इसकी बेस वैल्यू यहां पर रख दी, ये बेस वैल्यू हो जाती है हमारी 270, ठीक है, ये 217 हमारी बेस वैल्यू हो गई। ओके, अब सबसे बड़ा जो रहता है रिंग रेसिड्यू, तो मैं यहां स्ट्रक्चर बनाता हूं और आपको कोई भी इस तरीके से स्ट्रक्चर है ये हमारा, और यहां पर ये डबल बॉन्ड, तो पहला तो हमको ये देखना कॉन्जुगेशन है। अब इसमें रिंग रेसिड्यू समझते हो, जो हमारे कॉन्जुगेशन का ये रूट है ना, उसके जितने भी हमारे छोटे छोटे रूट हैं, ये कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब ये तो पूरा हमारा कॉन्जुगेशन ही हो गया ना, ये वाला यहां से यहां तक का तो हमारा मेन हाईवे है कॉन्जुगेशन वाला, उसके जितने भी छोटे रूट निकल रहे हैं, एक आपका ये यहां जा रहा है एल का रिंग रेसिड्यू, और एक ये जा रहा है। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है, वो इसको भी काउंट करने लगते हैं कि सर ये भी होगा, ये भी तो है। अरे वो आपका मेन रूट है, आपका मेन रूट है, उसकी जो सब ब्रांचिंग है ना, उनको रिंग रेसिड्यू बोलते हैं। तो इसमें देखो आपके जो उससे डायरेक्ट कनेक्ट है, ये कनेक्ट है डायरेक्ट और ये कॉन्जुगेशन से, तो इसको रिंग रेसिड्यू बोलोगे। तो कितने हो गए, 2 रिंग रेसिड्यू है हमारे, तो एक की वैल्यू 5 होती है तो 10 हो गई यहां पर। अब देखो यहां पर इसमें ये जो रिंग दिख रही ना हमको, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को समझने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये जैसे रिंग है कोई, अगर मान लो कोई बॉन्ड इसके पैरेलल रहेगा, इस तरीके से कोई बॉन्ड है, तो ये नहीं कहलाता एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की पहचान ये है कि वो अपनी रिंग से क्या रहेगा, इस तरीके से अगर कहीं पर भी है, इस पोजीशन पे है, यहां पर बॉन्ड है, यहां पर बॉन्ड है, यहां पर बॉन्ड है, यहां पर बॉन्ड है, तो इनको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो आप इसको देखो, ये हमारी रिंग है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखो ये हमारा एक्सोसाइक्लिक है और ये हमारा एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है। ये हमारा एक्सोसाइक्लिक और ये हमारा एक्सोसाइक्लिक, कितने एक्सोसाइक्लिक है, 2, एक की वैल्यू होती है 5, तो यहां पर 10 आ गया। अब यहां पर ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, देखो ये बीच में से इसमें डिवाइड कर दिया गया, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है हमारा ये, तो इसकी वैल्यू हमको 15 ऐड करना पड़ेगा, तो 15 ऐड कर दी हमने। अब एक बच्चे ने इसी क्वेश्चन को लेके हमसे क्वेश्चन पूछा, सर इसमें जब 2 रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग है, तो 2 रिंग है, तो यहां पर सर दोनों के रिस्पेक्ट में क्या एक्सोसाइक्लिक होगा। अरे आप बेटा जो नियरेस्ट रिंग होती है उसके रिस्पेक्ट में मानेंगे, क्योंकि बाईसाइक्लिक की वैल्यू तो अपन ने ऐड कर रखी है यहां पर, तो इसका आंसर होगा 250 माइक्रोमीटर। ये मैंने वुडवर्ड-फिशर रूल का स्टार्टिंग किया है कहां से, टफ क्वेश्चन से। ओके, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, ये एक एडिशनल चीज है आपके लिए, 15 माइक्रोमीटर को आपको ऐड करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन से एकदम, ये सभी पे बनेगा, इसका कैलकुलेशन करें आप, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये एकदम इजी है। देखो सबसे पहले तो काम क्या करना है हमको भाई, इसको पहचानना है, इसको समझो क्या है ये। तो ये देखो हमारा, आप देखेंगे ये ए रिंग है और बी रिंग है, ये देखो कॉन्जुगेशन है ना, यहाँ पर अल्टरनेट है तो कॉन्जुगेशन है। ये हमारा ए रिंग और ये बी रिंग अलग अलग रिंग में है, तो ये हो गया हमारा हेट्रो। हेट्रो की मेन वैल्यू कितनी होती है, 215, ठीक है, नैनोमीटर, ये हमारी उसकी बेस वैल्यू है। अब इसमें देखें अपन लोग कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की कोई कहानी बन रही है, नहीं बन रही, कोई रिंग के पास में नहीं है, ठीक है। ये इसको बोलोगे तो ये बहुत दूर है रिंग हमारी। अब इसमें मेन है आपके रिंग रेसिड्यू, तो भाई मैं पहले ही बोल रहा हूं ये हमारा हाईवे हो गया यहां से यहां तक का, ये हमारा हाईवे है भाई, इसकी जो छोटी छोटी सड़क है उनको काउंट करना है।
ठीक है। तो हाईवे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अपना, आगे जा रहा है। तो एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया और एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया हमारा। अब जो ब्रांचिंग्स हैं ये हो गया और ये हो गया। इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपको 20 नैनोमीटर को ऐड करना पड़ेगा। 4 रिंग रेसिड्यूज हैं, हेट्रोसाइक्लिक की वैल्यू है। तो अब इसके बाद अगर आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सोचो भी, तब भी हमको ऐसा ऑप्शन ही दिया गया है 235 इज द राइट आंसर। इसमें हमारा कोई भी एडिशनल कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन में जैसे कई बार क्या होता है आगे की चीजें आ जाती हैं, जैसे मैं आपको कहूं इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज करके यहां पर एक बॉन्ड और बढ़ा दिया, ये तो अब सब कुछ कहानी बदलेगी। अब आप इसको हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलोगे, एक ही रिंग में हो चुके ना दोनों, तो अब हमको बेस वैल्यू किसना लेना पड़ेगी, होमो एनुलर डाइन की लेना पड़ेगी। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, चलो हम नहीं करते हैं, हम हेट्रो की लेते हैं। आपकी इच्छा भाई, आप हेट्रो की ले लो। एक बच्चा बोलेगा सर हम हेट्रो की लेंगे, 215 ले लेंगे सर, और हम क्या करेंगे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड मानेंगे। यहां तक था हेट्रो, ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया सर, उसमें 30 ऐड करेंगे। तो वैल्यू कितनी आ रही देखो, आप आएगी इसकी वैल्यू आपके लगभग 245 आएगी। तो भाई अगर आप होमो एनुलर डाइन लेंगे ना, तो सीधा उसकी वैल्यू ही होती है 253। तो जो हाईएस्ट रहता है ना वो हमको चूज करना होता है। तो जब होमो एनुलर की वैल्यू 253 है तो वही लेना पड़ेगा हमको। अब इसके रिस्पेक्ट में हम हर चीज देखेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 253 नैनोमीटर है, फिर आपका कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ है तो 30 नैनोमीटर ऐड करना पड़ेगा आपको, और बाकी रिंग रेसिड्यू आपके वही रहेंगे। ये यहाँ पर एक यहाँ का रिंग रेसिड्यू हो जाएगा 1 2 और ये 3 और ये 4, और इसमें 20 ऐड करोगे तो आंसर बदल जाएगा। लेकिन अपना जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन है देखो, मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूं। ये जो क्वेश्चंस थे आपके पहले के, ये हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे, हाइड्रोकार्बन थे, उनके लिए वुडवर्ड-फिशर के रूल अलग है। और यहां जो कंपाउंड आया अब हमारा बेटा ये कार्बोनाइल कंपाउंड आ चुका है। कौन सा कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा। एरोमेटिक कंपाउंड के रूल्स अलग होते हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो बेस वैल्यूज होती है वो सब अलग होता है। यहाँ पर इसमें आपका मेटा पैरा सब्सटेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, फिर आपको इसकी टेबल याद करना पड़ेगी। इसमें 278 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें देखो आपका जैसे ये है एरोमेटिक ग्रुप रहता है जो हमारा, अगर कोई अल्काइल रहता है, ठीक है ना, बेंजीन पर, तो वैल्यू हमारी 246 है। अगर सिंपल बेंजीन है तो 250 नैनोमीटर होता है, अगर OH लगा है तो 230। तो ये OH वाला, जैसे कोई फिनॉल अकेले का पूछ ले आप लोगों से कि फिनॉल का बताइए, तो आप बोलना साहब फिनॉल का 230 होता है, 230 नैनोमीटर आएगा फिनॉल का, ठीक है। अगर आपसे कोई बेंजीन अकेले का पूछेगा कि बेंजीन का बता दो, तो 250 नैनोमीटर आता है साहब, ठीक है, ऐसा उनको बोल लेना है अपन को। तो ये दो तो याद कर लो, क्वेश्चन जैसा है वो ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देखो आप, इसमें जो बेसिक वैल्यू रहेगी, हमने कहा हमेशा हाईएस्ट की लेना हो, तो यहाँ पर एल्काइल या एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो आपको ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इसमें कम लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप ये ऐसी ये भी रहता है या एस्टर भी रहता है तो आपको यही लेना है 246। तो ये 246 हो जाती है। OH सब्स्टिट्यूएंट एट द मेटा पोजीशन, ठीक है ना। ये हमारा आर्थो है, ठीक है ना, आर्थो मेटा, और ये आपका पैरा हो गया। समझ रहे, आप कभी भी मेटा पैरा को, बहुत से बच्चे ऐसा लगता है उन लोगों को, उनको क्या लगता है कि ये जो डायग्राम बना है ना, ये जो यहाँ रहता है ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऐसा नहीं होता। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके रिस्पेक्ट में चलती है। इसको घुमा दोगे आप तो सीधा दिखेगा आपको, बाकी ऐसे में भी आप, तो ये आर्थो मेटा और पैरा हो गया। तो आर्थो की वैल्यू, OH की वैल्यू जब वो आर्थो पे रहता है तो 7 ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। और जब वो पैरा पर होता है तो कितना ऐड करते हैं हम लोग, पैरा पर रहेगा तो 25, इसको ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 278 हो गया। तो ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप वुडवर्ड-फिशर रूल में भाई रिसर्च मत करो, कोई एक टॉपिक के अंदर नहीं घुसाया करो पूरा। या हम आपसे क्या कह रहे हैं भाई, फिनॉल का याद कर लो, ठीक है, इसका बेंजीन का याद कर लो, ठीक है। अब इतना सब नहीं रहता याद, बहुत सारा सिलेबस होता है, लेकिन हाँ अपना एक टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट था तो भाई एक क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया। बाकी मेनली बेटा आपको ये जो होते हैं ना हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले, इसको जरूर याद रखना, इसका क्वेश्चन आता है आपको। इसको और डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो बनेगा प्रॉपर अच्छे से भाई। होमो एनुलर, हेटेरो एनुलर और ए साइक्लिक की वैल्यूज को याद करें, इंक्रीमेंट्स की वैल्यू याद करें तो बनेगा आप पे। ओके, अब यहां से एकदम इजी पेपर अपना स्टार्ट हुआ, अब आपको मजा आएगा पेपर में। तो भाई शुरुआत में मैंने टेंशन दी, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहां से बिल्कुल बेहतरीन रहेगा क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। देखो टाइप ऑफ शिफ्ट इन द फिगर, शिफ्टिंग जानते हो, शिफ्ट का मतलब होता है, तो पहले इस डायग्राम को देख लो, कई जगह ये अपन को मिलेगा। तो यहां पर अगर ये डायग्राम को हम देखते हैं तो यहाँ एब्जॉर्बेंस की वैल्यू और यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू, ये भाई हमारा यूवी का एक कर्व होता है,
ठीक है। इसमें इस तरीके से हमको एक बढ़िया ये पहाड़ी मिल जाती है, ठीक है, ये कर्व मिलता है हमको। जिस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स बोलते हैं, और इसी को हम लोग अपनी भाषा में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा बोल देते हैं, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स जो होती है वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आता है। जैसे टी मैक्स रहता है, टी मैक्स वो टाइम होता है जिस पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आता है, सेम कर्व है ये। अब जब इस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की आप करोगे शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कितनी कर सकते हो यार, उसकी शिफ्टिंग या तो ऊपर नीचे करोगे या इस साइड करोगे, यही तो कर सकते हो। अगर आप यहां की ओर चलते हो तो क्योंकि हम यूवी पढ़ रहे हैं तो 200 यूवी विजुअल है, तो 200 टू 800 नैनोमीटर तक है। यहां से यहां की ओर अगर शिफ्ट करोगे तो आप रेड एंड की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, रेड एंड की ओर। और यहाँ की से यहाँ की ओर चल रहे हैं तो लो वेवलेंथ आएगा, तो आप ब्लू एंड की ओर जा रहे हो। तो ये शिफ्टिंग किसकी हो रही, ये हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये जो कर्व है ना हमारा इस ओर आ गया, समझ रहे, इस ओर आ रहा है, हमारा ओरिजिन के पास आ रहा है, हमारे कम वेवलेंथ की ओर आ रहा है, और यहां से जा रहा है हायर वेवलेंथ की ओर जा रहा है। और अगर इस कर्व की ऊंचाई को कम करने लगे, हाइट ऐसी करते हैं हम लोग, भाई हमारा वेवलेंथ कांस्टेंट है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है, वेवलेंथ कांस्टेंट है। अगर उसकी हाइट को ऊपर नीचे करते हैं अपन लोग तो वो हमारा हाइपरक्रोमिक और आपका हाइपोक्रोमिक कहलाता है, समझ रहे हो, उसमें एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कम बढ़ होती है। और अगर आप इस कर्व को शिफ्ट करते हो किस पर, वेवलेंथ एक्सिस पर, वेवलेंथ एक्सिस ये नीचे वाली, उसमें हमारा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, समझ रहे हो। और इस साइड जाएगा तो रेड शिफ्ट और इस साइड जाएगा तो ब्लू शिफ्ट। और इस रेड शिफ्ट का दूसरा नाम होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का दूसरा नाम होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो अपन को देखो यहां से यहां की ओर जा रहा है, ये पूरा डायग्राम नहीं बना, इसमें ऐसा कर्व बनाना था। ये कर्व जो है अपना कहां की ओर जा रहा है, एब्जॉर्बेंस की ओर जा रहा है, तो वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी यहाँ पर, तो वेवलेंथ वैल्यू कम होगी तो उसको क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो देखो इस चीज से क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा याद रखना, आपके दो शिफ्ट जो होते हैं, एक आपका बैथोक्रोमिक होता है, इसको अपन रेड बोलते हैं। कभी भूल गए मान लो आप, ठीक है ना, आप अगर भूल गए, सपोज यार भूलना अपना ह्यूमन नेचर होता है, हम लोग भूल जाते हैं, क्या करें, भूल गए, हम भी भूल जाते हैं, जब हम पढ़ते थे भूल जाते थे रेड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या होता है, हाँ ये पता रहता है कि भाई, तो आप कभी भी भूल गए अगर तो इसको याद करना, VIG, ठीक है ना, VIGB होता है। ये यहां से यहाँ की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है ना हमारा कर्व, तो रेड शिफ्ट है। और यहां पर अपना ये ब्लू बर्ड बोल दिया अपन ने, इसको ब्लू शिफ्ट बोल दिया, ये तो कलर वाला आपको हमेशा याद रहेगा। अब रेड शिफ्ट को ही बैथोक्रोमिक क्यों बोलते हैं, तो भाई ये नाम भी भूलते हैं हम लोग, कई बार भूल जाते हैं एग्जाम में। तो रेड शिफ्ट है, अगर आपने कभी देखा हो तो रेड कलर का लाइफ बॉय आता है और उससे बाथिंग होती है, तो इससे याद करना रेड, रेड बाथ, ठीक है, रेड बाथ है भाई, तो रेड कलर का लाइफ बॉय और उससे होती है बाथिंग, तो रेड, रेड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक। अब जब रेड याद हो गया आपको तो ब्लू का नाम क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक होगा। अब कुछ बच्चे हाइपर और हाइपो में भी कंफ्यूज होते हैं। हाइपर का मतलब ये कर्व बढ़ गया हमारा, वेवलेंथ कांस्टेंट है इसमें। देखो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में एब्जॉर्बेंस की हाइट तो हमारी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज नहीं होगी, वही शिफ्ट होता जा रहा है इधर उधर, समझ रहे। और जब हाइपरक्रोमिक आएगा और हाइपोक्रोमिक आएगा तो ये जो कर्व की हाइट कम होगी, इसमें हाइपोक्रोमिक में इसी वेवलेंथ पर हमारा वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा, ये जो है हमारी हाइपरक्रोमिक हो जाती है और ये हमारी क्या हो जाती है, हिप्सोक्रोमिक हो जाती है, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक हो जाती है, ठीक है। तो हिप्सो तो आपको अच्छे से याद रखना, हिप्सो यहां जाना और बैथो यहां जाना, ये रेड शिफ्ट, ये ब्लू शिफ्ट। जब भी आप रेड और ब्लू शिफ्ट की बात करोगे बेटा तो वहां एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। अभी तक एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा किसी एग्जाम में कि जब रेड शिफ्ट होता है और ब्लू शिफ्ट होता है तो क्या कांस्टेंट होता है, मुझे लगता है अब आएगा किसी न किसी एग्जाम में, कि ये ध्यान रखना कि जब भी आपका रेड और ब्लू शिफ्ट होता है तो हमारे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और जब हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है बेटा, बाई एक्सिस पर जब होता है ऊपर नीचे, तो वहां पर हमारे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, आगे आपको और भी मिलेंगे तो जल्दी जल्दी उनको अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट रीजन में विच टाइप ऑफ का ट्रांजिशन होता है। अल्ट्रावायलेट का पूछ रहे हैं, यूवी रीजन के लिए कौन सा ट्रांजिशन होता है। तो देखो यूवी विजिबल में इतना पावर नहीं होता कि वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करा सके सिंगल बॉन्ड का, जनरली वो कराते किसका है, हमारा यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रीजन पूछ रहे हैं, तो पाई टू पाई स्टार हो सकता है या एन टू पाई स्टार होगा, एन टू सिग्मा स्टार, ये सिग्मा वाले तो हमारे वैक्यूम में होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम यूवी रीजन रहता है, वहां पे हमारे क्या होते हैं, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं। तो सबसे बेस्ट अल्ट्रावायलेट रीजन में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है ना। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रीजन विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज यूज्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखना है
इस क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट रीजन लिखा है, यूवी विजिबल रीजन में कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार होगा। ये जो एन टू सिग्मा स्टार है या सिग्मा स्टार ये होते हैं, ये जनरली हमारे क्या होते हैं, वैक्यूम यूवी रीजन के ट्रांजिशंस होते हैं। तो उसको ध्यान रखना, इसमें ऑप्शंस आपको करेक्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखो, ये यहाँ पर क्लियर लिखा है कि अगर ये जो है ना फॉर अल्ट्रावायलेट, यहाँ पे कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये जो दोनों ट्रांजिशंस है, मेन ट्रांजिशंस हमारा क्या होता है यूवी में, जो हमारा 200 टू 800 नैनोमीटर रेंज होती है, उसमें जो ट्रांजिशंस होते हैं हमारे वो ये पाई वाले होते हैं। एन टू पाई स्टार होगा या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये मेन है। और अगर आप ये जाते हैं सिग्मा स्टार वाले, तो इनको आपको वैक्यूम यूवी रीजन में जाना होता है। तो इसमें आप एक बार यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें। और ये क्वेश्चंस आपका, इसमें ऑप्शंस प्रॉपर नहीं थे, अपने ऑप्शंस जो थे ना वो प्रॉपर नहीं थे। ऑप्शंस में या तो एक्सेप्शन देते या यहाँ पर बोथ ऑप्शन कर देते तो आपका ए, और या फिर क्लियर यहाँ पे लिखा होता कि भाई वैक्यूम यूवी रीजन में, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रीजन तो हमारा 200 टू 400 नैनोमीटर वाला है और इसमें पॉसिबिलिटीज हमारे दोनों की होती है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसलिए या तो फिर इसमें आपका सी ऑप्शन अगर करेक्ट दिया जा रहा है तो उसमें बी एंड डी हमारा ऑप्शन आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन पीक्स आल्सो नोन है। कुछ बैंड्स होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन बैंड। फॉरबिडन मतलब जो बैंड होते हैं जो जनरली पॉसिबल नहीं होते उसको बोलते हैं। तो याद कर लेना आप लोग, आर बैंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, आर बैंड बोलते हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ये तो आपको मिलेगा, आर बैंड होता है, ठीक है, आर बैंड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर बैंड जो होते हैं हमारे फॉरबिडन बैंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये बैंड्स दिए गए हैं, ये एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं। एब्जॉर्प्शन बैंड समझते हो, जो हमारा यूवी विजिबल रीजन है उसमें इन्होंने अपने अपने सेक्शन डिवाइड कर लिए। इसने कहा आर वाले ने कि मैं यहाँ रहूंगा, इसने कहा मैं अपनी जो वो रहती है ना मोलर एब्जॉर्बिलिटी उसके बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आर बैंड जो होता है हमारा ड्यू टू द एन टू पाई ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू जो होती है इमैक्स की वैल्यू लेस देन 100 होती है, इसलिए लेस इंस्टेंस होता है, उसको अपन फॉरबिडन बैंड बोल देते हैं। ये जो इनको क्लासिफिकेशन हुआ है, जो मोलर एब्जॉर्बिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाइड किए गए हैं। तो इसको आप जब यूवी डिटेल में पढ़ोगे बेटा तो इसका पूरा 1 आवर का क्लास होता है, इसमें सब समझ आएगा। आप अभी इसको ध्यान रखेंगे। अब आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। OH OR NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग? भाई कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये बेंजीन लगा है, इस बेंजीन को तो हमने बोला इसमें एरोमेटिक बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, तो ये हमारा क्रोमोफोर हो गया। क्रोमोफोर मतलब वो मेन पार्ट होता है जो यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और उसमें अगर कुछ हम जोड़ देते हैं जिससे क्या हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन और अच्छा बढ़ जाए, तो उसको ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना सॉल्वेंट में ऑक्सिलरी सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस पॉइंट पर यूवी विजिबल रेड्स का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली, तो उनको आप क्रोमोफोर बोलते हो, ठीक है। और उसमें अगर कुछ जोड़ दो और एब्जॉर्प्शन और अच्छा होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सोक्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे ऑक्सोक्रोम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन टेक प्लेस इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो एन टू सिग्मा स्टार हो रहा है तो एन का मतलब समझते हो आप लोग, एन जो होते हैं हमारे, जो एन है ये तो हमारे नॉन बॉन्डिंग है और सिग्मा स्टार है, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग मतलब हेटेरो एटम्स में रहते हैं हमारे, जो हेटेरो एटम होता है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनमें ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड नहीं बनाया जिन लोगों ने, तो वो आपके एन कहलाते हैं। और सिग्मा में आते होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, तो जी वाले इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे सिग्मा स्टार में, ठीक है, जब होंगे उसके पास वही तो लेके जाएगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड है हमारा, जैसे मैंने कहा ये है भाई CH3 तो इसके पास कोई हेटेरो एटम नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटीज जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की है केवल। अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद द वन हेटेरो एटम, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो भी वन हेटेरो एटम, तो जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया आपका, ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें आपका पाई बॉन्ड हो गया, तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज बनेगी एन टू पाई स्टार की भी पॉसिबिलिटीज है और एन टू सिग्मा स्टार की भी पॉसिबिलिटीज है। तो देखो यहां पर एन जो ये लिखा है, ये ट्रांजिशन किस कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होगा, तो इसमें रहेगा सैचुरेटेड कंपाउंड वाला। तो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। लेकिन बच्चा तो बोलेगा सर क्वेश्चन में इन्होंने ये लिखा है कि एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में हो सकता है, कौन से कंपाउंड में हो सकता है, तो सर बी क्यों सही नहीं है, बी में तो सर दोनों हो रहे हैं ना। तो भाई बी में दोनों हो रहा है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन यहाँ पे इनको ये क्वेश्चन में अगर ओनली ऐड कर दिया जाएगा तो परफेक्टली आपका सी ऑप्शन, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको सी ही लगाना पड़ेगा, समझ गए, पाई वाला अपन नहीं बोल सकते यहां पर, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो है एनर्जी का ऑर्डर बहुत आता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है।
यूवी ट्रांजिशंस में बता दो भाई एनर्जी किसकी कितनी होती है। तो इसमें जो लोग ऑर्बिटल्स के लेवल्स पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होता है। सबसे हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है। तो देखो इसमें तो है नहीं, तो इसको तो निपटा दो, बी ऑप्शन का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार को कहीं पीछे रखा है क्या किसी ऑप्शन ने? रखा है, इसने रखा है, तो ये तो है ही। अब यहाँ पे सबसे कम जो होता है n2 पाई स्टार का होता है, तो n2 पाई स्टार सबसे कम होता है, तो दो ऑप्शन ये है। तो अब ये बताओ, ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो चुका है, पाई टू पाई स्टार इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? बी भी हमारा कैंसिल है, सी भी। अब हमारे पास ए बचा है और ये डी बचा है, ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है कि पाई टू पाई स्टार है तो सिग्मा वैसे ही पावरफुल होता है, सिग्मा क्या होता है? पावरफुल होता है। तो लास्ट ऑप्शन ही बचता है ऑर्डर के लिए हमारा, ये लास्ट ऑप्शन रहेगा। पहला सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसको लगती है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार को लगती है, फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार को लगती है, फिर पाई टू पाई स्टार। तो मैंने ऑप्शंस कैंसिल करके आपको आंसर कराया। देखो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर हम बात करें, ये हमारे क्या कहलाते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये ऊपर एंटी बॉन्डिंग्स होते हैं। एंटी बॉन्डिंग्स पे जब जाता है इलेक्ट्रॉन, जब हम उसको यूवी विजुअल रेडिएशन से उसकी क्या करा देते हैं? मुलाकात करा देते हैं। जब यूवी विजुअल रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है तो सैंपल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन्स बेचारे जंप करने लगते हैं लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में। तो जैसा यूवी रेस मिलेगा आपको 200 से नैनोमीटर से नीचे वाला मिलेगा तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, एन टू सिग्मा स्टार हो सकता है। अगर आपको यूवी विजुअल रेडिएशन मिलेगा ये पाई वाले होंगे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होते हैं। तो आप जानते हो जैसे डबल बॉन्ड है, तो इसमें बच्चा ये भूलता है, देखो डबल बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड तो है ही मेरे भाई, तो सिग्मा बॉन्ड भी तो है यहाँ पर। ये गलती करता है, समझ रहे हो आप? तो ये ध्यान रखा करो। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड तो बना ही है ना पहले, फिर वो है। तो एनर्जी सबसे ज्यादा इसमें लगेगी, फिर इसमें लगती है, फिर इसमें और फिर इसमें। हमारा यूवी का जो मेन हमारा फोकस होता है वो इन बॉन्ड पर होता है। इन ट्रांजिशंस को हम देखते हैं क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली अनसैचुरेशन को ही तो डिटेक्ट करती है। या तो वो हेटेरोएटम में अनसैचुरेशन है या वो आपका क्या है हमारे हाइड्रोकार्बन में। तो अगर हाइड्रोकार्बन में रहेगा तो पाई टू पाई स्टार होगा, और अगर हेटेरोएटम वाला कोई रहेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो एन टू पाई स्टार हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को हमारा यूवी करता है। यूवी विजुअल रेडिएशन में इतना ही पावर है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार कराना है या एन टू सिग्मा स्टार कराना है तो उनके लिए किसको कॉल करना पड़ेगा? 200 से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतनी एनर्जी कम होती है। तो जितना वेवलेंथ कम होगा हमारा एनर्जी उतनी ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फार्मूला पूछ लिया गया है आपसे। ये आपको रिसेंट क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला पूछा गया है, रिलेशनशिप किसमें? एब्जॉर्बेंस में और ट्रांसमिटेंस में रिलेशनशिप पूछी गई है। तो इसको अपन ने मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा। तो ये आता है ए इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी आता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना, इसको याद करना। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो चीज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी वही चीज यहाँ पर है। इन लोग को P0 अच्छा लग रहा है तो इन्होंने P लिखा है, हमको तो I अच्छा लगता है तो हम I लिखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले मैंने अभी बताया था ट्रांसमिटेड में क्या होता है, ट्रांसमिटेड रे अपॉन क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है, ये हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं एब्जॉर्बेंस की वैल्यू क्या होती है? लॉग I अपॉन I0 होती है। तो ये दोनों का हमको अब रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेंस को अपन ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल देते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप हमसे पूछ लिया गया है एग्जाम में, लेकिन बीच में कौन खड़ा हुआ है? लॉग खड़ा है। अगर लॉग नहीं होता तो हम तो बोल देते रेसिप्रोकल है, लेकिन लॉग लगा हुआ है ना तो रेसिप्रोकल नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो यहां पर इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो यहां पर हम बोले तो log t इज इक्वल टू माइनस ए आएगा आपका, ठीक है। इसको अगर आप बात करें तो a इज इक्वल टू माइनस लॉग आई अपॉन I0 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका इसमें हमने क्या किया, जो हमारी एब्जॉर्बेंस एक्चुअल थी वो लॉग क्या होती थी? I0 अपॉन I होता था, उसको हमने इनवर्स कर दिया तो ये बनेगा आपका माइनस लॉग हो जाएगा। और यहां पर हमारा सीधा क्या आ जाएगा? एब्जॉर्बेंस की जगह ये ट्रांसमिटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज हम करेंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 100 को जब आप लेंगे यहाँ पर लॉग वैल्यू में सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर लॉग परसेंटेज जो रहेगा माइनस में रहेगा, ए इज इक्वल टू क्या आएगा? डिवाइड है तो माइनस लॉग परसेंटेज टी माइनस लॉग 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 की वैल्यू आप जानते हो, 100 को पावर में लेके जाओगे तो 10 टू दी पावर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू अपन को पता है 1 होती है, ये 1 रख दिया यहाँ पर। log 10 जो है log 10 की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ गया और ये हो गया हमारा। तो यहाँ से पूरा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 माइनस log 10 परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है।
और हो सकता है तो आप डायरेक्ट याद करो, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लोगे उसको। ठीक है, तो क्लियर है, आपको ये बन जाएगा सभी लोगों पे। आपको इसको सॉल्व करना था log 10 की वैल्यू लेके। अब ये फार्मूला डायरेक्ट होता है, इसको सीधा याद करना होता है, सीधा मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में। मोलर एब्जॉर्बिलिटी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1% इन द मोलर वेट अपॉन 10 होता है। सीधा सीधा हमारा फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये जो हमारा मेन इक्वेशन होता है ना बीएल लैम्बर्ट्स लॉ का, ये एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इनटू ईसीएल होता है। इसको हमने परफेक्टली कर दिया कि कंसंट्रेशन हमारा कितना रहेगा, ये हमको पता है 1% है, लेंथ भी कितनी ले ली हमने, 1 सेंटीमीटर ले ली। तो उसको अगर आप पूरा एक्सप्रेस करेंगे और अगर आप मोलर एब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका एब्जॉर्बेंस जो है ना 1% सॉल्यूशन है और 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, उसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 10। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, अगर याद हो जाए तो बेटर है, इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नेप्थलीन में किस टाइप का एब्जॉर्प्शन बैंड होता है। तो जो हमारे एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं नेप्थलीन में, वो आपका ई टाइप का बैंड होता है। ठीक है, ये बैंड के एग्जाम्पल भी ई जो होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बेंजोइड सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या है, बेंजोइड सिस्टम वाले हैं, तो उसमें ई बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सोडा बिच ट्रांजिशन। अब देखो वाटर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। अब वाटर अगर आप बनाएंगे बेटा, देखो वाटर को आप बनाओगे तो वाटर का स्ट्रक्चर कभी देखा हो तो H2O होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमारा वाटर है। ठीक है, ये हेटेरोएटम है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो आप ये बताइए पाई बॉन्ड की तो यहाँ कहानी है ही नहीं। ठीक है ना, पाई बॉन्ड का कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। पाई जिसमें लिखा है ना बेटा, वो ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो चुके, क्योंकि वाटर के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि वाटर के स्ट्रक्चर में, जैसे हमने वाटर का स्ट्रक्चर देखा, इस वाटर के स्ट्रक्चर में देखो हाइड्रोजन है और ये है और ये है, इसमें कहीं पर भी आपका डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो पाई वाला तो काम खत्म ही है हमारा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं हमारे पास। अब कहानी क्या है, अगर मान लो हम बोले CH होता तो ये आपका पाई, यहां पर सिंगल बॉन्ड था तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता, क्योंकि इसमें कार्बन के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हाइड्रोजन के पास है। हम देख रहे हैं इसमें आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। तो आपका डी आंसर अपना करेक्ट होगा इसमें। ओके, यही चीज अगर मैं मीथेन में पूछ लूं आपसे, मीथेन में कौन सा ट्रांजिशन होता है, CH4 में, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें CH सिंगल बॉन्ड है, कोई हेटेरोएटम तो है नहीं, ना कोई डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई नहीं होगा, और आपका हेटेरोएटम नहीं है तो N वाला नहीं होगा, तो सीधा तो सिग्मा टू सिग्मा। ये ट्रांजिशंस आते हैं बहुत क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं पता नहीं, गलत कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आपको फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रांजिशन बताइए आप लोग, तो अब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं फाइनली, इसको बनाओगे ना आप, ये बन गया हमारा, ये चलो एस्टेल्डिहाइड का देखते हैं, ये है, या फॉर्मेल्डिहाइड का ही देखेंगे आप। तो देखो इसकी ओर अगर आप देखोगे तो यहां तो हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो होना ही होना है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यहां पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा। यहां पर देखो आपका ये जो बॉन्ड बन गया, यहां पर हेटेरोएटम है और डबल बॉन्ड भी है, तो N2 पाई स्टार भी मिलेगा आपको, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो N2 सिग्मा स्टार भी मिलेगा। लेकिन क्या होता है, सबको पता रहता है कार्बोनाइल है, अनसैचुरेशन है, तो बुक वाले क्या होते हैं N2 सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार को लिखते हैं, वो सिग्मा स्टार को नहीं लिखते। लेकिन होगा तो सब उसमें, बॉन्ड तो सभी है ना उसमें, तो इसको ध्यान रखा करो प्रॉपर। ये आ गया यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी का पूछ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसका आपको ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है। तो हम जानते हैं हाईएस्ट एनर्जी जो है वो गामा रेस की होती है, और एक ही ऑप्शन में गामा रेस है, तो ये सब लोग पीछे हट गए। यूवी माइक्रोवेव तो हाईएस्ट वेवलेंथ वाले हैं ये लोग, तो ये सीधा सीधा हमारा गामा रेस, एक्सरे, यूवी, फिर IR आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर रेडियो वेव्स आते हैं, ये पूरा हमारा ऑर्डर होता है। मैं तो कहता हूं ऐसा फार्मेसी स्टूडेंट भैया वैल्यू भी याद कर लेना आप लोग, पूरी वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए इसकी। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, आप याद करें इनको प्रॉपरली। कॉस्मिक रेस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है -9 में, गामा रेस जो होती है 10⁻⁻6 में चलती है, एक्स रेस हमारा 1 to 100 10 एंगस्ट्रॉम होता है, यूवी 202 हमारा, ये वैक्यूम यूवी बोलते हैं इसको अपन, 200 नैनोमीटर तक रहेगा। और ये भाई 200 to 400 होता है, विजिबल में 400 to 800 है, नियर IR 0.8 से 2 होता है, 2.5, मिडिल में आपका 2.5 से 15 होता है, फार में 2.5 से आपका ये जो है 15 से आपका जितना रेंज चले जाओ 100 तक भी। माइक्रोवेव है, रेडियो है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को हम लोग NMR में यूज करते हैं, माइक्रोवेव को बेटा ESR में यूज करते हैं, IR को कहाँ यूज करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी को कहाँ करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक्सरे अलग टेक्निक होती है, गामा रेस में आपका क्या होता है,
ये आपका पूरा ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वहां पर जो होते हैं न्यूक्लियर लेवल पर चेंजेस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में चेंज होता है एक्सरे से। यूवी जब अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। आईआर अप्लाई करोगे तो वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन होता है। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करोगे तो स्पिन होता है। तो यही तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है पूरी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द लैम्डा मैक्सिमम फॉर सम क्रोमोफोरिक सिस्टम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज। बताइए कौन सा नियम होता है प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन समझते हो, हमको भाई थियोरिटिकल कैलकुलेट करना है, हमको निकालना नहीं है इंस्ट्रूमेंट से। तो कौन सा लॉ होता है अभी अपन जानते हैं, उसके न्यूमेरिकली किया अपन लोगों ने। वुडवर्ड प्रेशर रूल होते हैं, इन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि बेस वैल्यू को और उसके सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते चले जाओ तो आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना इनका लिमिटेशन है, ये 4 डबल बॉन्ड तक चलेगा, 4 कॉन्जुगेशन सिस्टम तक रहता है। उसके बाद ये भी हाथ जोड़ता है, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा सॉल्व, ठीक है। और बीएल लैम्बर्ट्स लॉ प्रैक्टिकली निकालता है हमारा एब्जॉर्बेंस, और वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए निकालता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर क्या कहलाता है बताइए। वेव नंबर बोलते हैं उसको अपन, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई इज द इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर ई जो होता है एप्सिलॉन बोलते हैं इसको एक्चुअल में, ठीक है ना। तो हम तो याद करने के लिए ई बोल देते हैं, तो बच्चे सोचते होंगे सर तो ई बोल रहे हैं। अरे आपको याद करना है, जो टफ लग रहा बोलने मत बोलो ना, आपको पता तो है। ये ई होता है यहाँ पे एब्जॉर्बेंस, मूलर सी और टी। तो टी हमारा क्या है यहाँ पर, आप बोलेगा सर टी तो ट्रांसमिशन, अरे भैया टी ट्रांसमिशन नहीं है, टी हमारी डिस्टेंस है। आपकी इच्छा, आप टी से डिनोट कर दो, एल से डिनोट कर दो, एम से डिनोट करो, एन से करो। ये हमारी डिस्टेंस है जहां से रेस ट्रेवल होती है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने ये पूछा है आपसे, ये क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है, पाथ लेंथ तो टी हो जाएगी, मोलर एक्सर्शन कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है, तो वो आपका, वो तो हमारा ट्रांसमिटेड लाइट की इंस्टेंसिटी निकालने के लिए हमको एब्जॉर्बेंस निकालना होगा। तो यहां पर मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिटी बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट नहीं बोलते, ठीक है। मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट बोल दो आप। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये सैंपल पे डिपेंड नहीं करता, जो क्यूबेट हमने ली ना उस पर डिपेंड करता है। ये यूवी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है ना, ये बीएल लैम्बर्ट लॉ, एज इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल होता है। सी कंसंट्रेशन है, एल लेंथ, इनको टी लग रहा है लेंथ तो आप टी बोल दें, ठीक है। बाकी आपको ये याद होना चाहिए। बियर्स लॉ क्या कहता है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलता है एब्जॉर्बेंस। लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, लेंथ के अकॉर्डिंग, दोनों मिल गए तो बन गया बीएल लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इस विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस द प्रिंसिपल ऑफ, इसका आंसर देखो आप लोग लगाएंगे तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल होता है, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, अगर वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होना है और सैंपल में एक्साइटेशन होना है, मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, यहां थे अपन लोग, अपन को एनर्जी मिल गई, E इक्वल टू एच म्यू मिला, हम यहां पहुंच गए। तो वो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे आईआर हो या यूवी हो, सब में बेटा रेडिएशन का होता है एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। हमने ऑप्शन में एडजॉर्प्शन लिखा है, एडजॉर्प्शन होती है सरफेस फिनोमेना, ये एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी में चलता है एडजॉर्प्शन, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है एब्जॉर्प्शन, अंदर जाएगा वो पूरा। तो जैसे मान लो मैंने कहा आपके यहाँ पार्सल वाला आया तो आपके गेट से देके चला गया, वो आपके घर के अंदर तो नहीं गया ना, सरफेस पर रहा है, तो वो आपका एडजॉर्प्शन कहलाता है, सरफेस फिनोमेना। और आपका रिलेटिव आएगा, वो आपके घर जाएगा, बैठेगा बढ़िया, ठीक है, खाना पीना खा के जाएगा, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, सीधा अंदर जा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पूरा अंदर पहुंच जाना, और एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस फिनोमेना। तो इसका आंसर नन होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको बस मैंने घुमा दिया क्वेश्चन में। बैथोक्रोमिक शिफ्ट आल्सो नोन, देखो आ गया क्वेश्चन। अब क्या होता है देखो मैं बताऊं, जब जीपेट देने जाते हैं ना तो वैसे अपना पावर कम रहता है, हमारा दिमाग बहुत घूमता है, हम सोचते बैथोक्रोमिक क्या था, रेड था या ब्लू था। आपने एक बार सोच लिया ना ये चीज तो गलत हो जाएगा। हमने बोला था रेड लाइफ बॉय से बाथिंग, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट मतलब आपका पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो ये याद है आपको। अब आता है जीनोन आर्क लैम्प इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, किसके लिए होता है लाइट का सोर्स, आप खुद बताइए। कलरीमीटर, ठीक है, कलरीमीटर है ये हमारा, मतलब हमारा यूवी विजिबल विजिबल वाला है ये, आईआर का तो होता नहीं है, फ्लेम फोटोमीटर और यूवी, तो ये एक्चुअल में यूवी का सोर्स होता है। इसमें क्वेश्चंस जो है ना यूवी सीधा सीधा आंसर आप लगाएं। ये सोर्सेज होते हैं, ड्यूटेरियम लैंप है, हाइड्रोजन है, जीनोन डिस्चार्ज लैंप है, मरकरी आर्क लैंप है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो इंक्रीज द सॉल्वेंट पोलरिटी इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट पोलरिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा ये हमको देखना है। तो इसमें देखो फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट दिया है, कॉज द
हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है हमारी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, सही बात है। 4 में कॉज द बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपका बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक एक ही चीज तो होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कॉज द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉज द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट फॉर द n to pi स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। n to pi स्टार ट्रांजिशन के लिए क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, मतलब हमारा हम इसको बोले तो ब्लू शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n to pi स्टार के लिए जो होती है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और पाई टू पाई स्टार के लिए क्या हो जाती है, बैथोक्रोमिक मतलब रेड शिफ्ट हो जाती है। पाई टू पाई स्टार के लिए क्या होती है, बढ़ जाती है। ये याद रखेंगे। अगर आपसे कोई हेट्रो कंपाउंड रहेगा, हेट्रो वाला रहेगा, जैसे आपका कोई हेट्रो वाला एटम वाला है और उसका अगर आप पोलरिटी बढ़ाएंगे सॉल्वेंट की तो उसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। और अगर हमारा जैसे ये है इस तरीके से कार्बन वाला कंपाउंड है और यहां पर अगर अपन पोलरिटी बढ़ाएंगे सॉल्वेंट की तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए क्या होता है, रेड शिफ्ट हो जाती है। तो याद रखना है, पाई टू पाई स्टार अगर ट्रांजिशन रहेगा, पोलरिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, हमारा कौन सा शिफ्ट होगा, रेड शिफ्ट होगा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू टूवर्ड शिफ्ट था हायर वेवलेंथ, ठीक है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आप उसको n टू पाई स्टार में चल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, हमारा ये ब्लू शिफ्ट कॉज होगा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की जो वैल्यू है लैम्डा मैक्स की वो शिफ्ट टूवर्ड द लोअर वेवलेंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉज्ड बाय, ठीक है, रेड शिफ्ट कब होगा, रेड शिफ्ट समझते हो, हमको भाई वेवलेंथ बढ़ाना है। हमारी जो शिफ्टिंग है लैम्डा मैक्स मान लो पहले हमारा 280 नैनोमीटर पे, अब हम उसको कहां लेके जा रहे हैं, मान लो 380 नैनोमीटर तक, ये हायर वेवलेंथ की ओर जा रहा है। तो भाई ये कैसे होगा, जब हम उसमें क्रोमोफोर ऐड करें या एल्काइल ग्रुप या कॉन्जुगेशन को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलरिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलरिटी। अभी हमने देखा क्वेश्चन में अगर हम सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो रेड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, रेड शिफ्ट क्या हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सबसे बेस्ट दे दिया इन्होंने, इंक्रीज द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को बढ़ाओगे बेटा 30 नैनोमीटर ऐड होता है सीधा। तो ये तो आपका मोस्ट करेक्ट है, लेकिन आपका ये भी सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आपका यही होगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन डिक्रीज करोगे हमारा लैम्डा मैक्स कम होगा, सॉल्वेंट पोलरिटी को इंक्रीज करोगे हमारा लैम्डा मैक्स क्या होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। अब इसमें क्योंकि ट्रांजिशन मेंशन नहीं है, अगर यहां पर मैं आपको लिख दूं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, या यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लिख दिया जाए, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए पोलरिटी अगर आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और अगर आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक होता है। तो ये वाला जो है किसके लिए बात चल रही है, एन टू पाई स्टार के लिए, और ये वाला चल रही है पाई टू पाई स्टार के लिए बात चल रही है। तो इसलिए हम इनको आंसर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है। लेकिन ये तो एकदम परफेक्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि अगर कॉन्जुगेशन को बढ़ाओगे तो आपका रेड शिफ्ट होना है और अगर आप कॉन्जुगेशन कम करोगे तो ब्लू शिफ्ट होगा। तो अपन से रेड शिफ्ट पूछा था। अब यहां पर क्योंकि अगर पोलरिटी के अकॉर्डिंग चलोगे आप तो वहां ट्रांजिशन की कहानी चल जाती है, एन टू पाई स्टार वाला कंपाउंड है कि पाई टू पाई स्टार वाला। अगर हेट्रो वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड कीटोन है तो वहां पर एन टू पाई स्टार करोगे तो आपका क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होती है। और अगर हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा तो वहां रेड शिफ्ट होती है पोलर सॉल्वेंट से, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग लिखा है यहाँ, तो बिल्कुल अपोजिट लिखा है, इंक्रीजिंग करना पड़ेगा। जब इंक्रीजिंग करोगे तब यहाँ पे ब्लू शिफ्ट होगी इसमें, और यहाँ पर इंक्रीजिंग पोलरिटी करोगे तो रेड शिफ्ट होगी हमारे अनसैचुरेटेड में। तो इसलिए हम इसको आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड वाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रॉन आर द ट्रू, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू है, बिल्कुल अब बार बार मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। टाइटली हेल्ड एन एनर्जी ऑफ द यूवी रीजन कैन नॉट ओवरकम द दिस अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो हमारा यूवी का रहता है वो सफिशिएंट नहीं होता, इसके लिए हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको गलत बताना है। दे आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट को पहचानना, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। दे आर फाउंड इन द हेटेरो एटम, सही बात है। दे आर अंडरगो द n2 पाई स्टार और n2 सिग्मा स्टार, तो ये मैं देख चुके अपन लोग। तो दे आर टाइटली हेल्ड, द एनर्जी ऑफ द यूवी रीजन कैन नॉट ओवरकम दिस अट्रैक्शन। देखो कई बार यूवी कर सकता है, n2 पाई स्टार तो कर सकता है ना, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है, तो इसलिए यही आंसर अपन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर इन द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो भाई कॉमनली यूज पूछा है तो पीएमटी से बड़ा तो कोई कॉमनली होता ही नहीं है। पीएमटी जो होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर होता है, अच्छे से याद रखना। इसमें बैरियर लेयर सेल होता है, ठीक है, जिसको फोटोवोल्टेक सेल बोलते हैं, फोटो ट्यूब होता है, पीएमटी होता है, तो इनको अच्छे से याद रखना है। ये हमारे क्या होते हैं, इसके डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स मतलब जो हमारे
डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं किसको, एब्जॉर्बेंस या जो परसेंटेज ट्रांसमिशन होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है आपको। आईआर में क्या क्या होते हैं पूछेंगे, थर्मोकपल, बोलोमीटर, ग्लोली डिटेक्टर, एमसीटी होता है, पायरोइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, ये हमारे होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बताइए। अपन यूवी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेटा, उसको अपन लोग इसको एब्जॉर्प्शन बैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, उसको क्या बोलते हैं, सीधा सीधा आप एब्जॉर्प्शन बैंड बोलेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन देखो एडजॉर्प्शन पे टिक हो रहा है, एडजॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, यही चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एडजॉर्प्शन नहीं होता, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बैंड होगा। मैंने जानबूझ के टिक किया आपके सामने, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन अभी बताया था आपको, एब्जॉर्प्शन करना ह्यूमन नेचर है, देखो मैंने भी टिक कर दिया, ठीक है भाई, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें पढ़, क्योंकि हमने उचित नहीं समझा कि हम सी ऑप्शन डी तक पहुंचे, फिर बाद में मैंने देखा कि यार डी ऑप्शन में भी है, तो बाद का समय नहीं मिलता ना अपन को, अपना आंसर तो गलत, और दिस इज द इजी क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन को गलत करके आओगे तो हमेशा पीछे जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बियर्स लॉ डिपेंड अपॉन द बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ, तो इसको देखो सिंपल सा याद रखना है, एब्जॉर्बेंस इज मोलर एब्जॉर्बिलिटी इनटू सीएल होता है, ठीक है, ये है हमारा, तो ये एब्जॉर्बेंस है, ये मोलर एब्जॉर्बिलिटी है, कंसंट्रेशन, ये लेंथ है, तो लेंथ वाला जो काम होता था वो तो लैम्बर्ट्स ने कर दिया, कंसंट्रेशन वाला काम हमारा बियर्स ने किया, तो बियर जो होता है आपका एल्कोहलिक लिक्विड आता है, उसमें कंसंट्रेशन रहता है, ऐसा याद कर लो, एल फॉर लैम्बर्ट होता है, उससे लेंथ याद रखो आप लोग, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, आपका इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दोनों पे डिपेंड करता है, उसका जो डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, तो इसमें हमारा डी इज द मोस्ट करेक्ट, अगर डी नहीं होता तो फिर बी लगाते आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ आपको प्रॉपर आते हैं, मैं बता चुका हूं इनको कई बार। अब आता है देखो कैलकुलेट द ईमैक्स, ईमैक्स कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने, कंसंट्रेशन दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लैम्डा मैक्स भी दे रखा है, और एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका एक जो छोटा सा फार्मूला है हमारा, एब्जॉर्बेंस मोलर एब्जॉर्बिलिटी सीएल, इसमें आपको क्या निकालना है, उन्होंने क्या पूछा है, ईमैक्स कैलकुलेट कराया है आपसे, ईमैक्स जो है मोलर एब्जॉर्बिलिटी को कैलकुलेट कराया, तो ये होगा अपना ए अपॉन सीएल, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन पे आंसर आएगा, 0.468 आएगा, इसमें भी कहानी वही है, केवल आपको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो आप, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं आएगी, आप डिवाइड करके भी इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 1.7 को 1.1 को अगर डिवाइड करोगे 2.5 से, तो कितना आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, जब इसको एनर्जी ज्यादा लगेगी तो उसका वेवलेंथ शॉर्ट रहेगा, तो देख लेते हैं ऑप्शंस अपन कौन कौन से बन रहे हैं इसमें। देखो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी, वेरी शॉर्ट लो एनर्जी वाला तो हो गई नहीं, हाई एनर्जी हाई वेवलेंथ कभी पॉसिबल ही नहीं है, हाई वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं है, लो एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसका केवल ये ऑप्शन होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन है जो, इसको देखें, यहां पर लिखा है आपको कि ये असरसन रीजन का पूछा गया है, एन ब्यूटाइल अमीन एंड वाटर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, द कंपाउंड विद अनसैचुरेशन डू नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, जो रीजन है ना वो तो एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है ये रीजन, देखो हम पढ़ ही रहे, यूवी पढ़ते ही काहे के लिए हैं, कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वही तो एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये तो एकदम गलत ही हो गया अपना। अब यहाँ पे लिखा है एन ब्यूटाइल अमीन, देखते हैं एन ब्यूटाइल अमीन क्या है हमारा, एन ब्यूटाइल अमीन जो है हमारा, इस तरीके से आपका कोई ब्यूटाइल अमीन बनाया गया है इन्होंने, CH2 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 और ये CH3, ये एन ब्यूटाइल अमीन है, इसमें दिख रहा है पूरे सिंगल बॉन्ड है, कहीं अनसैचुरेशन तो है नहीं, ठीक है ना। और वाटर, वाटर में तो आपका है ही पता आपको, वाटर में कहीं पर भी अनसैचुरेशन नहीं होता, सब आपके हेटेरो एटम वाले हैं और वो भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इसमें ना तो N टू पाई स्टार की पॉसिबिलिटी है ना पाई टू पाई स्टार की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, तो ये आपका सेंटेंस भी गलत ही है, ठीक है ना, इनमें अनसैचुरेशन है ही नहीं और अनसैचुरेशन रीजन दे रहे हैं, तो असरसन रीजन आपके दोनों ही इसमें बिल्कुल इनकरेक्ट दिए हुए हैं। हाँ ऊपर वाले कंपाउंड में मैं लिख देता आपको, जैसे मैं लिख देता कॉन्जुगेटेड डाइन प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर हमारा असरसन तो सही हो जाता, लेकिन रीजन गलत हो जाता, और रीजन में हम लिख देते कि अनसैचुरेशन के कारण यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होता, तो फिर रीजन भी करेक्ट हो जाता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कौन सा बैंड एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, ठीक है, बैंड मतलब रेंजेस होती है, तो उसमें बी बैंड आता है एरोमेटिक कंपाउंड का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, सुनना अच्छे से, क्या बोलते हैं इसको, ये बात किसकी चल रही है, बाई एक्सिस पर बात चल रही है, जो मैंने बताया था ना शिफ्टिंग में,
इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, हाइट बढ़ गई और यहां पर डिक्रीज हो रहा, हाइट कम हो चुकी है, तो कौन सी शिफ्ट होती, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक थी। तो यहां पर देखो हाइपर 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 तो होगा नहीं, हाइपो हाइपो नहीं होगा, हाइपोक्रोमिक तो ये तो भाई इंक्रीज वाला ये नहीं होगा, हाइपर और हाइपो होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को कठिन बनाने के लिए अगर इसमें रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट का इनकॉर्पोरेशन हो जाता तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको करना है लैम्डा मैक्स कैलकुलेट। तो पहले समझना होगा ये जो कंपाउंड है हमारा क्या है, इस कंपाउंड को देखोगे ना आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, सबसे पहली चीज तो ये जो कंपाउंड है हमारा हेट्रोएनुलर है। ठीक है, हेट्रोएनुलर की वैल्यू कितनी है, 215 है। रिंग रेसिड्यू कितने होंगे बेटा, एक ये रिंग रेसिड्यू, एक ये और ये क्या आएगा, 3 रहेंगे, तो 15 ऐड कर दिया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये जो रिंग है आपकी ए वाली जो रिंग है इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया, जो बी रिंग है उसके रिस्पेक्ट में 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सटेंड हो रहा कॉन्जुगेशन 30 नैनोमीटर वैल्यू होती है, इसको ऐड कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्वेंट यूज इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन या ट्राइमेथाइलसिलेन, ये सब देखो, एथेनॉल जो है सबसे कॉमन सॉल्वेंट होता है 95% एथेनॉल, और वो आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सीधा आंसर आएगा। हम वही सॉल्वेंट यूज करते हैं जो यूवी विजिबल रेडिएशन की रेंज में एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसका लैम्डा मैक्स क्या होता है, कम होता है। तो देखो जैसे एथेनॉल है, मेथेनॉल है, ये लोग सब बाउंड्री पे है, तो आप कोई कंपाउंड का अगर 380 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स है तो उसका एनालिसिस कर सकते हो। अगर मान लो हमने कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जो 380 नैनोमीटर पे ही एब्जॉर्ब करता, तो 2 कर्व बनेंगे, उसका भी बनेगा और आपके सैंपल का भी बनेगा, तो हमारा यू भी गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर द वेवलेंथ ऑफ रेंज कॉज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्सेप्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस वेवलेंथ रेंज में होता है, मतलब हम लोगों से वो ये पूछ रहे हैं कि आपको यूवी विजुअल रेंज कितनी होती है, 200 to 800 नैनोमीटर होती है, इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। तो अपन से पूछ रहे किस रेंज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होंगे, तो ये जो 2500 नैनोमीटर है और 15000 नैनोमीटर, एक्चुअल में ये 2.5 to 15 माइक्रोमीटर लिखा है, माइक्रोन। ये आईआर का रेंज होता है, आईआर में इतना एनर्जी नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करे, उसमें वो तो आपका वाइब्रेशनल और रोटेशनल ही कर पाता है बॉन्ड का। तो ये एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, तो ये आंसर होगा, इसमें तो हो जाएगा हमारा यूवी, इसमें भी हो सकता है। आप बोलोगे सर 100 लिखा है, लेकिन 400 तक तो हम पहुंच रहे हैं ना, 300 to 600, ये सब हमारे यूवी विजिबल का रेंज है अप्रॉक्स। तो ये हमारा आईआर का है, और आईआर में होते हैं वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने ये आंसर आपको दिया हुआ है। ये रेंजेस होती है, ये यूवी की रेंज है हमारी, इनको अच्छे से याद रखना, कई बार यूज क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। यहां पर आपको पूछा गया है पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि एसीटोन के लिए पूछा गया है कि कौन से ट्रांजिशंस होंगे। ठीक है ना, बेथोक्रोमिक हिप्सोसेप्टिक आल्सो नोन एज द ब्लू एंड रेड शिफ्ट। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, बेथोक्रोमिक को ब्लू नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बेथोक्रोमिक को क्या नहीं बोल सकते, बेथोक्रोमिक को ब्लू नहीं बोलोगे, उसको रेड बोलोगे, और हिप्सोक्रोमिक को क्या बोलोगे, ब्लू। तो ये उल्टा लिखा है, तो अपना ये गलत हो गया। अब पहला तो क्यू गलत है, तो क्यू क्यू जिसमें है ना वहां तो हटाओ, क्यू करेक्ट इसमें लिखा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं आपका। ठीक है, इसमें लिखा है पीएच करेक्ट एंड क्यू आर फॉल्स, तो ये हो सकता है इसमें क्यू फॉल्स बता रहे हैं, इसमें भी क्यू फॉल्स बता रहे हैं, इसमें भी क्यू फॉल्स बता रहे हैं। अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन और द ट्रांजिशन और ईमैक्स से जनरली ग्रेटर देन। तो ये भाई 100 से कम होता है, जिसका 10,000 से ज्यादा होता है वो तो अलाउड होते हैं, तो ये आपका एस भी गलत है इसमें। ठीक है, तो एस फॉल्स किसमें लिखा हुआ है, एस को ट्रू इसमें लिख दिया है, ये आपका बी भी आपका गलत हो जाएगा, एस तो आपका एकदम गलत है, तो आपका ए और बी नहीं बचा। अब इसमें देखो पी करेक्ट लिखा है, एस को करेक्ट इसमें बता रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, सीधा सीधा आपका सी आंसर आएगा इसमें। इसको इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस को, अगर आप डायरेक्ट करोगे, हम तो इसी तरीके से करते, जो गलत सेंटेंस है उनको टिक कर लो, तो हमको पी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं हुई, वो ऑप्शन ने बता दिया कि पी अपना करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट गेट यूवी स्पेक्ट्रा लेस देन 200 नैनोमीटर। क्यों नहीं मिलता हमको, ठीक है, रीजन उसका हम देखते हैं हमको क्यों नहीं मिलता है। तो उसका रीजन अगर हम देखें, बेसिकली लैक ऑफ लाइट सोर्स। अरे लाइट सोर्स तो हम बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, ये कोई बात थोड़ी ना होती। नो कंपाउंड एब्जॉर्ब लेस देन 200 नैनोमीटर, ऐसा भी नहीं है। द डिटेक्टर्स आर इंटेंसिव टू लेस देन द 200 नैनोमीटर। ठीक है, ऑक्सीजन इंटरफेरेंस हो जाता है, तो यहां पर अपन क्या आंसर देंगे इसका। ठीक है, यहां पर जो रहेगा ऑक्सीजन इंटरफेरेंस होने लगता है, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, हमारा स्पेक्ट्रा प्रॉपर नहीं होता। तो इसलिए यूवी स्पेक्ट्रा हम कर तो सकते हैं 200 नैनोमीटर के बिलो, बट प्रॉपर हमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूवी अगर वैक्यूम रीजन में करते हो तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट जो रहता है एयर में वो एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन में आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन है हमारा O2 है। ठीक है ना, तो ये O2 भी अपने ट्रांजिशन शो करने लगेगा,
सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इंटरफेयर करने लगता है। क्योंकि देखो हम क्यूबेट लेते हैं, क्यूबेट में हमारा सैंपल है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो रहेगा, हम इसको ऐसा तो कर नहीं सकते कि विथआउट एयर वाले इन्वायरमेंट में कर लेंगे वैक्यूम में, ठीक है। हमारा इंस्ट्रूमेंट तो एयर की कंडीशन में ही होता है, तो अगर आप नीचे जाओगे ना 200 में तो वहां पे ऑक्सीजन के ट्रांजिशन आने लगेंगे, तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली हम ऑक्सीजन इंटरफेरेंस के कारण नहीं कर पाते। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर विच वियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ ओबे, ठीक है। तो इन्होंने रेंज दे दिया है आपके लिए कि भाई ये जो है कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ऑप्शंस यहाँ पर इन्होंने रेंज का, ये दूसरे क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे यहाँ पर बेसिकली। तो इसमें देखो हम जो हमारा यूवी वियर लैम्बर्ट्स लॉ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। फ्लोरोसेंट के लिए फ्लोरोमेट्री होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, यूवी किसके लिए करते हैं। ये है देखो लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन इन्होंने पूछा है अपन से, इसके लिए आपको बताना है। तो पहले तो कंपाउंड को पहचानो कौन सा है, आप तो बोल पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 आपके अलग अलग रिंग है, ठीक है, एक रिंग में डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये हेटेरोन्युलर आएगा, तो आपकी बेस वैल्यू 215 हो जाएगी, और डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन हो रहा 30 नैनोमीटर हो जाएगा, रिंग रेसिड्यू 6 हो जाएंगे, ऐड कर दो। कैसे होंगे 6 रिंग, देखो ये मान लो आपने इसको मेन कंसिडर कर लिया इस वाले को, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हमारा मेन रूट है, मेरा हाईवे ये है, मेरा हाईवे ये है, हाईवे आगे जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो ये हो गए हाईवे के छोटे छोटे रोड क्या है, ये है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आपका, ये हो गया हमारा, और साथ में ये वाला हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या रहेंगे, पूरे रिंग रेसिड्यू हो जाते हैं। तो रिंग रेसिड्यू आपको काउंट करना पड़ेंगे इसमें, यहाँ से 1 2 ये आ जाएंगे, और ये कॉन्जुगेशन के बाद यहाँ पर एक ये भी आएगा, यहाँ तो ये नहीं रहेगा और ये रहेगा, तो ऐसे 6 हो जाएंगे, टोटल 6 रिंग रेसिड्यू रहेंगे। इसको अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, इसमें मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये तो हमारा मेन कॉन्जुगेशन है, यहाँ से ये जो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो कॉन्जुगेशन का पूरा रूट ही है हमारा। तो एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया बेटा, एक ये हो गया, एक ये कट लगा हुआ है, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, और ये होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तब होता है जब रिंग हमारी पास में होती, तो सीधा सीधा इसका आंसर 275 नैनोमीटर आपका कैलकुलेट करने पे आ रहा है। ओके, एक और चीज मैं बताऊं, वुडवर्थ रूल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते कि आप बहुत टेंशन ले लें कि सर ये यूवी का टेस्ट है इसलिए इसमें है, बाकी आप जब कंप्लीट एनालिसिस का टेस्ट दोगे तो एक क्वेश्चन आएगा आपको, एब्जॉर्प्शन बैंड अराउंड 170 to 190 नैनोमीटर इफ ऑब्जर्व इन द अनकंजुगेटेड एल्कीन ड्यू टू द ट्रांजिशन, ठीक है। क्यों, किस ट्रांजिशन में होगा, एल्कीन लिखा है, एल्कीन समझते हो, CH2 एल्कीन है, एल्कीन में ट्रांजिशन हो रहा है, एल्कीन साफ लिखा है, एल्कीन उन्होंने लिख दिया है अपन को, तो एल्कीन लिखा है बेटा, तो कहीं पर इसमें एन और सिग्मा का तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इसमें एल्कीन लिखा है और एल्कीन्स में हो रहा है, इसके कारण ड्यू टू द ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें एल्कीन है हमारा, CH2 है, तो इसमें मेन हमारे ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही होते हैं, ठीक है ना, मेन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड के बैंड, के बैंड किसमें होता है, बैंड का आप टेबल जरूर याद कर लेंगे जो आगे दिया हुआ था। के बैंड किसमें होता है, सभी कंपाउंड में, बेंजीन में, ब्यूटाडाइन में, और आपका मेसिटाइल ऑक्साइड में आपका के बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का है, कॉन्जुगेशन का होता है, और इसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा होती है, इसको अलाउड बोलते हैं। देखो ये आपको फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन बेटा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, डिस्कस करने के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पाई टू पाई स्टार का पूछते हैं। तो पाई टू पाई स्टार में सबसे ज्यादा हायर वेवलेंथ रहेगा, ठीक है, हायर वेवलेंथ रहेगा और लो एनर्जी रहेगी, ऑप्शन ऐसा है क्या, चलो इसी का देखते हैं, हायर एनर्जी वाले का, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ हाई, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्डा मैक्स का मीनिंग क्या होता है, लैम्डा मैक्स का मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे गलती कर जाते हैं हम लोग को, लगता है कि लैम्डा मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू, नहीं भाई, लैम्डा मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस आती है उसको हम लोग लैम्डा, जैसे सी मैक्स क्या होता है, टी मैक्स क्या होता है, टाइम एट विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो ऐसी वेवलेंथ वैल्यू एट विच द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, तो वेवलेंथ एट मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, सी आंसर इसका सही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, देखो ये बना है कर्व, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रहा है, ये आपको, इसी को हम बोलते हैं मेन कर्व होता है यूवी का, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर क्या होता है, आपको ये बताना है मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ठीक है, मोनोक्रोमेटर का आंसर देना है कि व्हाट इज द मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है, आपको कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक, और भी पढ़ लेते हैं, कन्वर्ट द मोनोक्रोमेटिक लाइट टू इनविजिबल, ये भी नहीं होगा, कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू हेटेरो कंपाउंड,
कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर देगा? तो ये भी गलत, ये भी गलत, बचा क्या है? ए ऑप्शन बचता है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है? जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या करेगा? उसको आगे भेजेगा। मोनोक्रोमेटिक को कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको यहाँ पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट आएगी आपकी। भाई बहुत सारे वेवलेंथ हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? एक ही वेवलेंथ वाला पास जाएगा, ठीक है, तो वो कहलाता है मोनोक्रोम। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता है? हमें मजा थोड़ी ना आ रहा है। अब वो BL-Lambert's लॉ बोल के चले गए, एब्जॉर्प्शन ECL होता है। BL-Lambert's लॉ ने बोला हुआ है, लिखा हुआ है, उन्होंने कहा मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए हमारा ये फॉलो होता है। और जब आप कर्व बनाओगे ना, जो आपका कर्व बनेगा, ये जो आपका कर्व बनेगा, ये कर्व तभी बनेगा जब आपका ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। उन्होंने क्या कहा है? देखो, कर्व कभी भी आपने देखा हो तो BL-Lambert's लॉ रूल ये होता है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी CL होता है। तो कर्व फिर ऐसा क्यों बनता है? स्ट्रेट लाइन, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमारा क्यूबेट होता है, इसकी लेंथ हमारी कांस्टेंट है। बस यहाँ पे क्या बदल रहे हैं हम लोग? पहले 2 माइक्रोग्राम का लगा लिया, फिर 4 माइक्रोग्राम पर ml का ले लिया। कंसंट्रेशन हम चेंज करते जा रहे हैं, और इसका जो ग्लास है उसकी भी E की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं एब्जॉर्बेंस इन कंसंट्रेशन, और हम स्टैंडर्ड कर्व बना लेते हैं। और स्टैंडर्ड कर्व से हम अननोन सॉल्यूशन में क्या निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो इसलिए तो ये बनता है कर्व हमारा। अगर मान लो हम वहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट ना लें या डायल्यूटेड सॉल्यूशन ना लें, जो BL-Lambert's लॉ की टर्म इन कंडीशन है, उनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा जो भी कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, और हमारा यूवी पूरा डिफेक्टेड हो जाएगा। यूवी क्या हो जाएगा? पूरा डिफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्हाट इज द यूजेस ऑफ द मोनोक्रोमेटर, ये तो हमने देख ही लिया। अब आता विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू होल्ड द सैंपल। सैंपल को रखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो ये हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पार्ट्स होते हैं। लैंप तो हमको लाइट का सोर्स देगा, क्यूबेट्स होता है, डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेंगे, प्रिज्म हमारे मोनोक्रोमेटर में पार्ट होते हैं, मोनोक्रोमेटर यूनिट का पार्ट होते हैं, कॉलीमेटिंग सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं क्यूबेट्स, बोलते हैं सैंपल होल्डर बोलते हैं। ये ग्लास या फ्यूज सिलिका का बना होता है, ग्लास फ्यूज सिलिका क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है। ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भी सैंपल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब आएगा, तो उसको क्यूबेट्स बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल रहता है हमारा, ये क्यूबाइडल होता है, ये क्यूबेट्स रहता है। तो अगर आप यूवी इंस्ट्रूमेंट की ओर चलते हैं हम लोग, तो उसके सीक्वेंस को देखें, अगर उसके क्या देखें हम? सीक्वेंस को देखें। यूवी इंस्ट्रूमेंट है, उसके अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस क्या होता है यूवी इंस्ट्रूमेंट का सीक्वेंस, तो देखो उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्यूबेट्स रहेगा, यहाँ पर होगा बेटा मोनोक्रोमेटर होगा, इसके पहले यहाँ पर होता है कॉलीमेटिंग सिस्टम होता है जो हमारी रेस को पैरेलल कर देता है, यहाँ पर हमारा सोर्सेस रहता है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से लाइट जली, ये कॉलीमेटिंग इसने पैरेलल कर दिया रेस को। और अब मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? जिस वेवलेंथ, जितना हमने लैम्डा मैक्स सेट किया, मतलब हमने लैम्डा मैक्स सेट किया है 280 नैनोमीटर, तो केवल 280 नैनोमीटर की रेस यहाँ से पास होंगी। यहाँ पर सैंपल है, सैंपल क्या करेगा? उसमें से एब्जॉर्बेंस कर लेगा, हमारा डिटेक्टर उसको रीड कर लेगा। यहाँ पर एम्पलीफायर्स वगैरह भी लगे रहते हैं डिटेक्टर के पहले, जो हमारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं, और यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा, हमारा कर्व आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले रहेगा एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का कर्व आएगा, इससे हमको लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलेगी, तो फिर हम सेट कर लेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट को, तो हम एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का कर्व बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है। ये पूरे हमारे दो कर्व होते हैं यूवी में, एक फर्स्ट होता है हमारा एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, ये हमारा मेन कर्व होता है, ये हमारा जो होता है ये स्टैंडर्ड कर्व। इसको हम बाद में बनाते हैं, पहले हमको स्कैनिंग करना होती है, ये क्वालिटेटिव मोड कहलाता है। ये क्या है? क्वालिटेटिव मोड है। और जो आपका एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन वाला होता है ये क्वांटिटेटिव मोड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वांटिटेटिव मोड होता है। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस तो हम 50 दे सकते हैं भाई, 50 से ज्यादा हम दे नहीं सकते, ओके, उतनी हमारी लिमिट होती है। कुछ क्वेश्चंस हमने टफ भी दिए, कुछ इजी भी दिए, क्योंकि देखो हमको हर चीज चेक करना है। हम आपको एकदम इजी क्वेश्चन देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा टफ दे देंगे आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे, तो हमको तो बैलेंस करना है ना। तो देखो अगर आप यूवी की बात करें, यूवी विजिबल का, तो इसमें दो टाइप के कर्व बनते हैं। पहला एक स्कैनिंग मोड होता है, स्कैनिंग मोड समझते हो आप लोग? स्कैनिंग मोड का मतलब ये होता है हमको एक सॉल्यूशन दे दिया गया, उसका कोई भी कंसंट्रेशन आपने ले लिया, एक बीच का ले लिया सपोज, ये इसको आपने स्कैन करा, केवल इसको स्कैन कर दिया है एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ मोड में लेके, तो हमको एक कर्व मिल गया, इस तरीके ऐसा कर्व बनता है। तो अगर अब आपको इसका लैम्डा मैक्स निकालना है, तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही है तो वही क्या कहलाएगा? हमारा लैम्डा मैक्स। मतलब आपको अब पता चल गया कि सपोज आपका 280 नैनोमीटर आया है, तो आपको पता है कि अगर इस सैंपल का हम एलिगेट सौर भी बनाएंगे, मान लो 2 माइक्रोग्राम, 4,
6, 8, 10, 12, आपका 14 है, 16, 18 और 20, 10 एटलीस्ट बनाना पड़ेंगे आपको। ये एलिगेट्स आप बनाओगे डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के। तो अगर आप वेवलेंथ को मान लो सपोज कुछ और सेट कर देते हो तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बहुत छोटी छोटी आएंगी, ऐसे ऐसे ये तो कैसे इनको करोगे कवर? इतनी बहुत कम वैल्यू आएंगी आपकी, क्योंकि अगर आपने 280 नहीं रखा और अगर आप 280 रखते हो तो आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अच्छी बढ़िया 0.8 इस तरीके से आएंगी, क्योंकि इस पॉइंट पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रहा, इसलिए पहले हमको स्कैन करना होता है। बुक में भी लिखा रहता है हर ड्रग का लैम्डा मैक्स रहता है फिक्स, ठीक है, ±5 नैनोमीटर हमारा स्कैनिंग में अंतर आता है अगर हम आइडियली करते हैं। तो इससे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है ड्रग का कि ये वाली ड्रग है, ये हुआ क्वालिटेटिव। अब हमको उसी ड्रग का अननोन सॉल्यूशन दे दिए गए हैं, अब हमको उसका कंसंट्रेशन निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड कर्व बनाना पड़ेगा, एलिगेट्स बनाना पड़ेंगे, स्टैंडर्ड कर्व बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको याद क्या रखना है कि हमको वेवलेंथ सेट कर देना है इतना 280 सेट करोगे तो अच्छी वैल्यू आएंगी एब्जॉर्बेंस की। आप नहीं करोगे तो आपका कर्व बिल्कुल छोटा सा बन के ऐसे निकल जाएगा, तो ये हमारे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। तो इसलिए लैम्डा मैक्स ही सेट करेंगे। जब आप लैम्डा मैक्स सेट कर दोगे बेटा, यहाँ एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का हमारा कर्व बनेगा और वो स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमारा कर्व आया, हमने बना के रख लिया। अब हमको पता है कि 2 माइक्रोग्राम पर एब्जॉर्बेंस हमारी सपोज 0.824 आती है, ये हमको पता है। अब हमको एक अननोन सॉल्यूशन दिया गया, उसमें हमको नहीं बताया गया इस सॉल्यूशन को, हमने उसका स्कैनिंग किया यूवी में और अगर उसकी वैल्यू हमारी 0.82 के अराउंड आ रही है तो मतलब हमें ये पता चल गया, क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व में 0.82 की वैल्यू आती थी हमारे 2 माइक्रोग्राम के लिए सपोज, तो हमको पता चल गया कि ये जो ए अननोन है ना, इसमें कंसंट्रेशन कितना है, 2 माइक्रोग्राम पर एमएल है। जो आप टैबलेट कैप्सूल ये पढ़ते हैं ना अपन लोग फार्मास्यूटिक्स में एवेल्युएशन के लिए, कंसंट्रेशन निकालना है आपको टैबलेट का, ड्रग कंटेंट, उसकी डिसोल्यूशन रेट, तो ये सब चीजें आप इसी से निकालते हो। पहले स्कैनिंग करना पड़ेगी आपको अपने ड्रग का, एक आपको स्कैनिंग कर बनाना पड़ेगा, स्कैनिंग से आपको लैम्डा मैक्स मिलेगा, आपका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन हो जाएगा। फिर उस लैम्डा मैक्स को सेट करके आप क्या करोगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करोगे, उसके स्टॉक सॉल्यूशन से आप क्या बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिगेट्स बनाओगे, उस एलिगेट्स का एक स्टैंडर्ड कर्व बन जाएगा। उससे भी आपका कुछ नहीं होगा, आपने स्टैंडर्ड कर्व बना लिया। अब आपका जो भी टैबलेट कैप्सूल है जो भी है उसका आप क्या करोगे, मान लो ड्रग कंटेंट निकालना है तो उस टैबलेट को क्रश करोगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे, उसका एलिगेट्स बना लोगे अननोन सॉल्यूशन, फिर उसको आप यूवी में स्कैन करोगे, मान लो ये हमारा ए है वो, तो फिर उसकी वैल्यू अगर 0.82 आती है तो इस कर्व से हम मैच कर लेंगे कि इसके अराउंड कितनी आती है, तो फिर हमें पता चलेगा इसमें इतना कंसंट्रेशन है, तो हम उससे ड्रग कंटेंट ये चीजें निकाल सकते हैं। तो ये आपका यूवी का मेन एप्लीकेशन होता है बीएल लैम्बर्ट्स लॉ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगला जो पार्ट है नेक्स्ट, इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज, तो ये क्यूबिट्स में बता ही चुका, आपको ऑर्डर भी बता दिया। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है बेटा? अब आप बोलोगे सर कॉस्मिक रेस होती हैं, फिर सर गामा रेस होती है, फिर एक्सरे है, फिर यूवी है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव्स है, ठीक है, ये है। अपन को तो ऑप्शन देखना है यहाँ पर, इन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ का पूछा है, मैक्सिमम एनर्जी नहीं पूछा। ये जो ऑर्डर है एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है, एनर्जी यहां से यहां की हो जाओगे तो डिक्रीज होती है, वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है हमारे रेडियो वेव्स का, रेडियो वेव्स है, फिर किसका होता है, माइक्रोवेव्स, फिर आईआर, फिर गामा, यूवी विजिबल इन्हें कंसीडर नहीं किया, तो इसका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा है माइक्रोवेव्स का। अगर आपसे हाईएस्ट एनर्जी पूछेंगे तो क्या होगा, गामा रेस का, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना पेनिट्रेशन पावर होता है, वो उतनी ज्यादा हार्मफुल होती है। रेडियो वेव्स का देखो वेवलेंथ कितना बड़ा है, इसका वेवलेंथ जो रहता है हमारा यहाँ से 100 मीटर से ले जाके 100 किलोमीटर तक है। तो इसलिए तो आज अपन देखें ना तो अपने टावर मोबाइल का वहां लगा हुआ दूर और हमको यहाँ सिग्नल मिल रहा है, और हमारे घर में आज हमारे चारों ओर मोबाइल के सिग्नल है, लेकिन हमको हार्मफुल तो नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, वेवलेंथ हाई होता है। अगर हमारे चारों रोज एक्सरे हो जाए, हमारे चारों रोज एक्सरे रहे, हायर एनर्जी है, वेवलेंथ कम होता है। एक्सरे मशीन देखिए पास में ही रखा रहता है, यहां से निकलेगा एक्सरे यहीं तक जाएगा, वेवलेंथ कम लेकिन एनर्जी तो हाई है, इसलिए वो हार्मफुल होता है। अपन को रोज गामा रेस से स्ट्राइक हो अपनी बॉडी डैमेज हो जाएगी। आईआर में अपन लोग क्या यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपनी डेली लाइफ में यूज है। इंफ्रारेड रेडिएशन, मोबाइल का जो हमारा मोबाइल चलता है वो आईआर से चलता है, हम मोबाइल सॉरी ये जो रिमोट चलता है हमारे टीवी का रिमोट वो आईआर से चलता है, हमारे मोबाइल रेडियो वेव से चलते हैं, तो ये डेली लाइफ है। माइक्रोवेव भाई सबके घर में रखा होता है, किचन में अप्लाई होता है माइक्रोवेव, ठीक है। तो ये जो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई अलग से थोड़ी ना होता, दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों ओर प्रेजेंट है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे चारों ओर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है
ये उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। उन्हीं को हमने क्या कर लिया, उठा के उनसे हम इंस्ट्रूमेंट करने लगे। भाई हमने यूवी विजिबल के लिए इंस्ट्रूमेंट बना लिया, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने लगे हम लोग, आईआर से वाइब्रेशनल देखने लगे, रोटेशनल। हमने रेडियो वेव्स का यूज कर लिया, एनएमआर बन गया। माइक्रोवेव का यूज कर लिया, ईएसआर टेक्निक्स बन गई। तो इस तरीके से हमने टेक्निक्स बना ली। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ही तो होता है सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है। केवल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। तो आप लोग इसके रेंजेस भी अच्छे से याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग। ठीक है, अगर आपको सॉलिड सैंपल लेना है, ठीक है, सॉलिड सैंपल लेना है तो कैसे करोगे उसके लिए? तो सॉलिड हम जानते हैं एक्सरे, ठीक है ना। अगर सॉलिड का एनालिसिस करना है तो पेनिट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहां पर सॉलिड से लिखा है तो सॉलिड्स के लिए मोस्ट करेक्ट अपना एक्सरे होगा, लेकिन हमारा इंफ्रारेड भी कर सकता है। आईआर जो होता है ये सॉलिड सैंपल के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है और गैस के लिए भी होता है। आपका यूवी जो होता है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए हो जाता है। एक्सरे सॉलिड यहां पर इसलिए होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय, जो एकदम सॉलिड है, जो आपका पाउडर फॉर्म में नहीं है। यहां पर जो रहते हैं सॉलिड, हम पाउडर का क्या करते हैं, टैबलेट बना लेते हैं, पेलेट्स बनाते हैं आईआर में, ठीक है। तो इसलिए आईआर अपन नहीं लगा पाएंगे, अपन एक्सरे को ही बोलेंगे क्योंकि सॉलिड से लिखा है, ठीक है, सॉलिड से लिखा है। अगर एकदम सॉलिड से आपका, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा हमारा एक्सरे रहता है। हमारे बोन्स वगैरह का इन्वेस्टिगेशन वगैरह एक्सरे से करते हैं हम लोग, इंटरनल ऑर्गन्स का। तो एक्सरे, क्योंकि सॉलिड में भी पेनिट्रेशन पावर हाई होता है, तो यही आंसर हो। अगर एक्सरे ना होता तो फिर हम इंफ्रारेड को बोल सकते थे, ले और यूवी लिखा होता है, यहाँ पर एनएमआर लिखा होता, आईआर लिखा होता और आपको यहाँ पे और लिखा होता, तो आंसर फिर आईआर हो जाता। लेकिन जब एक्सरे आ जाएगा तो फिर एक्सरे ही आंसर लगाना है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्ली। देखो एनालिसिस की कहानी इतनी सी होती है कि देखो एनालिसिस अगर आपको करना है तैयार, तो इसमें ज्यादा, अगर आप देखो एनालिसिस में प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बता रहा हूँ। एनालिसिस में हम लोग को अधूरा ज्ञान होता है। भाई हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी में सपोज, तो हमको ना तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होता है, ना हम ऑर्बिटल्स को जानते हैं, ना हम ट्रांजिशंस को जानते हैं। तो हमको क्या होता है, तो अगर आपको अच्छे से एनालिसिस पढ़ना होगा तो पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद एनालिसिस पढ़ो। और एनालिसिस में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उनको ही फोकस करना होता है। आप छोटी छोटी चीजों को अगर टेंशन लोगे, जैसे के बैंड, बी बैंड, एल बैंड, ये अपन को आए क्वेश्चन, आप तो इनको याद कर लो, जो टेबल है याद करो, इसको आपको सीधा याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रांजिशंस अच्छे से बनना चाहिए यूवी में, आपको यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। आपको यूवी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, आपका यूवी का प्रिंसिपल, मतलब बीएल लैम्बर्ट्स लॉ। दूसरा पार्ट जो हमारी शिफ्टिंग है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये आपको अच्छे से करना चाहिए। और जो हमारे ट्रांजिशंस हैं इनका ऑर्डर ये अच्छे से आना चाहिए। और कुछ हमारे सॉल्वेंट इफेक्ट वगैरह, कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, ये सब चीजें आप करोगे। और एक जो जनरल आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर, इसमें रेंजेस याद करना उनका सब। और एक कॉमन इक्वेशन है E इक्वल टू एच म्यू एस सी अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन आपको सभी को बनना चाहिए। और दूसरा इक्वेशन है ये वाला, ये दो इक्वेशन पे न्यूमेरिकल थे हमारे। वुडवर्थ रूल से एक आध क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, तो उसमें आप हाइड्रोकार्बन को स्पेशली फोकस कर सकते हैं। और बाकी देखो जो भी है आपका, जो भी फीडबैक वगैरह है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर कुछ डाउट रहेगा कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और आपको कैसा ये सेशन लगा, आपको क्वेश्चन समझ आए, आपको एक्सप्लेनेशन हमने कैसा किया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके।